So, hey guys, welcome back to the another video. This is the part 2 of tissues in action. Actually हमने ये सोचा था कि हम मे बी पार्ट 2 में ही सब कुछ कवर अप कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है. एक्चुअली प्लांट वाला सेक्शन इधर बहुत ज़्यादा डिटेल में है एंड मैं नहीं चाहता मैं कोई भी लाइन मिस करके लॉस करूँ आप लोगों का. ठीक है. इट इज़ अ वेरी सिंपल लॉजिक. हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में निकालेंगे. लास्ट पार्ट रहेगा अबाउट द बोन्स और ह्यूमन के एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, वो आप थर्ड पार्ट में जानोगे. बट फॉर नाउ आपको परमानेंट टिश्यू से पढ़ना था. ठीक है, तो हम परमानेंट टिश्यूज से पढ़ेंगे. सो देखिए, वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट लाइन. ओके, एग्जामिन द ट्रांसवर्स सेक्शन. टीएस माने ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द रूट एंड और द स्टेम एंड और द वर्टिकल सेक्शन. इसका मतलब क्या, पहले मेरी बात सुनो. ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है मान लो ये कोई भी एक सर्कल है. राइट, एम आई विजिबल? ये कोई भी सर्कल है. ये जब मैं इस सर्कल को बीच में से काट दूं ना, बीच में से, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन. क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसवर्स सेक्शन. ठीक है. तो जब बीच से काट के हम उसको देखते हैं, उसको तो बोलते हैं बेटा टीएस माने ट्रांसवर्स सेक्शन. अब से मैं टीएस बोलूं तो समझ जाना. ठीक है. और जब मैं इसी सेम चीज को ऊपर से नीचे काटता हूं, ऊपर से नीचे, तो ये ट्रांसवर्स की जगह बोलता है वर्टिकल सेक्शन. क्या बोलता है? वर्टिकल सेक्शन. जब ऊपर से नीचे वर्टिकल, जब लेफ्ट से राइट बीच में काटते हैं तो ट्रांसवर्स. ठीक है. ये दो वैसे डायमेंशंस आपको याद होने भी चाहिए इन जनरल भी, साइंस से हटके भी. वर्टिकल माने सीधा और ट्रांसवर्स माने बीच में से. ठीक है. सो ऊपर से नीचे तक हमने एक चीज को काटा, एक चीज को हमने साइड बाय साइड में काटा. ठीक है, एक को ऊपर से नीचे, एक को साइड बाय साइड. तो बताना क्या चाह रहा है, देखो. एग्जामिन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द रूट. हमने कोई भी प्लांट का एक नीचे का रूट लिया, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में हमने काट दिया. ट्रांसवर्स सेक्शन क्या था बेटा? अगर कोई भी ऐसी चीज है तो उसको बीच में से काट दिया. ठीक है. बीच में से काटने के बाद फिर क्या बोल रहा है, या तो उसको वर्टिकल सेक्शन में काटो या ट्रांसवर्स सेक्शन में काटो. ठीक है. ऑफ द लीव ऑफ एनी हर्बेशियस प्लांट अंडर अ माइक्रोस्कोप. कोई भी ऐसा प्लांट हो, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखोगे पहले आप कि हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उसमें. ठीक है. आप लोग उस माइक्रोस्कोप के अंदर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यू रूट हो या स्टेम हो, दोनों के सेक्शन को माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो बेटा हमें क्या दिखेगा? आगे क्या पूछा है? द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी transverse section of a sunflower stem as seen under a microscope is shown in 3.7. जो ये वाला डायग्राम बन रहा है ना, एक सनफ्लावर, सूरजमुखी बोलते होंगे शायद, सनफ्लावर के स्टेम सेल का अंदर से जूम इन है. और ये ऐसा पिज्जा शेप में नहीं होता एक्चुअली, नॉर्मल इसका शेप होता है. बट साइंटिस्ट ने डायग्राम को ऐसा रिप्रेजेंट इसलिए किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा टिश्यूज को और ज्यादा से ज्यादा लेबलिंग को पॉसिबल कर पाए वो एक ही एक डायग्राम में. ठीक है. सो इस वजह से ये चीज पॉसिबल करी है. देखिए, सो फिर क्या बोला है कि ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ सनफ्लावर स्टेम सीन एज अंडर अ माइक्रोस्कोप 3.7. वो हमें कुछ वैसा दिखता है, हमें पहले ही देख चुके हैं हम उसको. ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा. क्या क्या है एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नॉट. ठीक है. हाउ डू यू ऑब्जर्व? आपने अब कैसे ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया? क्या सारे सेल्स सिमिलर है शेप में, साइज में? भाई एक प्लांट, मतलब प्लांट भी छोड़ो, हमारी बॉडी है. हमारी बॉडी के इधर के सेल बहुत सारे डिफरेंट होंगे, इधर के सेल बहुत सारे डिफरेंट होंगे, ब्रेन के सारे सेल डिफरेंट होंगे. मेरी पूरी बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स क्या एक जैसे हो सकते हैं? नहीं. अगर एक जैसे होते हैं ना तो हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम, जो हमारा इंटरनल होम्योस्टेसिस है, माने अंदर जो भी चल रहे हैं, डाइजेशन या कोई भी रिएक्शन चल रही है केमिकल, वो कभी मेंटेन हो ही नहीं पाती. ठीक है. तो इस वजह से हमारी बॉडी को डिफरेंट एक्शंस चाहिए होते हैं. डिफरेंट सेल्स के सेल्स डिफरेंट टिश्यू बना रही है और टिश्यू ऑर्गन फॉर्म कर रहा है. इस वजह से एक पार्ट में कभी भी सेम तरीके के सेल्स नहीं होते. सेम गोज फॉर द प्लांट. प्लांट के एक स्टेम के पार्ट में भी बेटा सेम तरीके के सेल नहीं होंगे, क्योंकि हर एक अलग अलग सेल का हर एक अलग अलग मतलब होता है, अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना स्ट्रक्चर होता है. वही कंट्रीब्यूशन की मदद से वो उस प्लांट की इंटीग्रिटी को या उस प्लांट के शेप एंड साइज एंड स्ट्रक्चर को या फिर उसके लिविंग लिविंग स्पेन को वो बढ़ा रहा है. ठीक है, लिविंग स्पेन को बढ़ा रहा है. ओके, इतना समझे?
तो इसमें बोला भी है, आर ऑल द सेल्स सिमिलर इन शेप एंड साइज? नो, इसका आंसर नो है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कैन यू आइडेंटिफाई? भाई बहुत वैरायटी, डाइवर्सिटी है। एक हम ये नहीं कह सकते पांच प्रकार के टिश्यू है, 10 प्रकार के टिश्यू है, डाइवर्सिटी। ओके, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस अमंग देम? व्हाट माइट बी? देखो, हम सबसे पहले ना एक बेसिकली इस डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम टाइप्स पे आए तो भैया टाइप्स तो बहुत है, कॉर्टेक्स भी होता है, लेटेक्स भी होता है। मैं ये सारी चीजें बोलूंगा तो तुम्हें पल्ले पड़नी नहीं है ना। ज्यादा ज्यादा अगर मैं कॉर्टेक्स लेटेक्स जो मैंने बोला है वो तो बता ही सकता हूँ। प्लांट में एक लेटेक्स पार्ट होता है, ठीक है, वाइट फ्लूइड टाइप होता है प्लांट का, उससे रबड़ बनते हैं, छल्ला, रबर बैंड, उससे रबर बैंड बनता है, लेटेक्स, ठीक है। ऐसे ही प्लांट के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है जिसको तुम कंडक्टिव सिस्टम भी बोलते हो, ठीक है, कंडक्टिव सिस्टम भी बोलते हो। एक होता है जाइलम, एक होता है फाइलम। मैंने पिछले लेक्चर में मजे में बताया था ये। जाइलम की मिनरल और वाटर को ट्रांसफर कर रहा है रूट्स से स्टेम में, स्टेम से लीव में, जिससे कि वाटर मतलब प्लांट अपना सीधा खड़ा है, एक बैलेंस तरीके से खड़ा है, राइट। और फाइलम क्या था? वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे पूरे प्लांट में, नॉट एक पार्ट में, नॉट दो पार्ट में, पूरे प्लांट में। ठीक, वो कैसे करता है वो बहुत मजेदार चीज है, वही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, तो इसमें हमसे पूछा था ना ऊपर कि क्या क्या डिफरेंस है, तो भैया शेप, साइज, अरेंजमेंट, फंक्शन सब अलग अलग है, ठीक है, ये हम बता चुके थे। ये जो डायग्राम देख रहे हो बेटा, दिस वन जहाँ पे मैं मार्क कर पा रहा हूँ, ये डायग्राम सनफ्लावर स्टेम के बीच से, मतलब ये सनफ्लावर स्टेम का जो ये है ना, अगर इसमें दिख पा रहा हो विजिबल, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, हाँ। तो ये जो सनफ्लावर वाला पेड़ है, ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसके नीचे का जो स्टेम है ना, इसके नीचे के स्टेम को बीच से काटा गया है। बीच से काटने के बाद हमें ये वाला हिस्सा विजिबल हो रहा है, ऊपर वाला, ये वाला हिस्सा में विजिबल हो रहा है, इसकी बीच की डंडी काटने के बाद। सोचो, ये इतनी सारी लेयर्स, इतना सारा सब कुछ, प्लांट सीधा कैसे खड़ा रहता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे कर पा रहा है, प्लांट स्ट्रॉन्ग कैसे है, प्लांट के इतने सारे पार्ट्स है, इतने सारे पार्ट्स में से हमें इतनी दवाइयां भी मिलती है, वो स्ट्रॉन्ग कैसे रहता है, कौन सी कंडीशन में प्लांट मुरझाता है, कौन सी कंडीशन में प्लांट उग जाता है, ये सारी फिजियोलॉजी सिर्फ एक पेज पे लिखी है साइंस के। और जिस बंदे ने इस पेज को डिटेल से नहीं पढ़ा तो बेटा ये चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए अपना सारा अटेंशन, सारा स्पेन इधर ही रखो प्लीज, फोकस अपना इधर ही रखो। सो ये जो बीच का सरफेस है आपका, ये जो बीच का पूरा पार्ट है, ये सनफ्लावर स्टेम के बीच से काटकर माइक्रोस्कोप में दिखाया गया है। मैंने बोला था टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, याद रखो, व्हाट इट इज कॉल्ड, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन या फिर क्रॉस सेक्शन बेटा हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, सबसे ऊपर आता है क्या? एपिडर्मल हेयर। कुड यू सी एनी हेयर ऑन योर हैंड्स? अगर आप ऐसे करो, these hairs, let me just, these hair, could you see these hairs? आप अपने भी हाथ पे करके देख सकते हो, जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में किसी भी इंसान के बाल है बाहर, तो तुम्हें क्या लगता है बाल सिर्फ इसीलिए आते हैं ट्रिमर से काट दो? ऐसा तो नहीं होता होगा। बाल हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं बेटा, बाल हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बाल कोई भी पॉइजनस सब्सटेंसेस को, कोई भी मॉलिक्यूल को, कोई भी टॉक्सिन्स को ट्रैप कर लेते हैं अपने हेयर स्ट्रक्चर की वजह से। हमारी बॉडी के हेयर स्ट्रक्चर की बनावट ही ऐसी है कि वो कोई भी धूल मिट्टी का पार्टिकल हो, डस्ट पार्टिकल हो, उसको अपने बाल में ट्रैप कर लेगा, है ना। और छोटे छोटे बाल को सिलिया बोलते हैं, ठीक है, सिलिया, सिलिया माने नोज हेयर्स, है ना। नोज हेयर्स भी होते हैं, वजाइनल हेयर भी होते हैं फीमेल्स में, तो जो छोटे हेयर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिलिया, ठीक है। सो सिलिया हमें क्या काम करते हैं? अगर तुम सोचो तुम्हारी नाक में बाल ना होते तो तुमने ऐसे सांस ली, सारी धूल मिट्टी हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुस गई है, और जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा लास्ट में आके किडनी का, वो 2 गुना और बढ़ जाएगा। क्या पता इतना ज्यादा मिट्टी और धूल, डस्ट, पॉइजन और टॉक्सिन सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाए हमारे लंग्स में, कि उस चीज को डिटॉक्सिफाई ही नहीं करा जा सकता, डिटॉक्सिफिकेशन ही नहीं है। सो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं जस्ट दीज लिटिल हेयर्स, सिलिया एंड माय दीज लिटिल हेयर्स, ओके, ऑन एनी ह्यूमन बॉडी यू विल फाइंड इट। तो ये कहना चाह रहा है कि जो बेटा प्लांट में एपिडर्मल हेयर होते हैं बाहर, वो भी सेम यही काम करते हैं, प्लांट को एक प्रोटेक्शन का काम दे रहे हैं वो, ठीक है।
ऐसे ही एपिडर्मिस आएगा, ऐसे ही क्यूटिकल आएगा, ये सारी चीजें हम डेप्थ में पढ़ेंगे, वो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना था इसलिए मैंने एपिडर्मल पहले बता दिया, ठीक है। Might be the reason for the presence of a different type of cell and tissue। क्या रीजन हो सकता है कि एक ही पेड़ में इतने सारे सेल एंड टिश्यू प्रेजेंट है, एक ही प्रकार का क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही प्रकार के सेल या टिश्यू होने से पूरा प्लांट रेगुलेट नहीं हो पाएगा। किसी का काम है प्लांट को सीधा खड़ा करना, किसी का काम है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना। अगर एक ही होता, मान लो सिर्फ फोटोसिंथेसिस होता, तो पेड़ सीधा कैसे खड़ा रहता? पेड़ को खाना चाहिए, पेड़ को पानी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, कंडक्टिंग सिस्टम्स होते हैं, सनलाइट अगर आएगी भी तो उसको अब्सॉर्ब कर कौन करेगा? क्लोरोफिल ना हो, वो भी तो एक प्रकार का टिश्यू ही हो गया। तो देयर आर लैक्स ऑफ थिंग्स जिनको आपको ध्यान रखने में भी ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या है, बट ये कितना इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ इतने इतने से पैराग्राफ में इतना बड़ा नॉलेज है, राइट? तो ये ट्रांसफर सेक्शन देख लिया आपने, क्या बोल रहा है? यू कैन सी दैट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ सनफ्लावर स्टेम एंड ईच टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर टिश्यू छोटे से, ये देख रहे हो लेबलिंग, देख रहे हो? वन, ये देखो, वन, ओके, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। तो जितनी भी लेवलिंग है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं। हर टिश्यू अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हर टिश्यू एक अपना पर्टिकुलर फंक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एक टिश्यू सिर्फ एक काम के पीछे नहीं भाग रहा, क्योंकि हमारा पूरा शरीर, भले ही हमारे दिल पे डिपेंड करता हो कि हमारी धड़कनें चल रही है नहीं चल रही है, पर भैया सांस आ रही है, वहां डी, यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, वेस्ट मटेरियल बाहर जा रहा है किडनी से, नहीं, ये सब भी तो मैटर कर रहे हैं ना। इट इज जस्ट नॉट अबाउट दी हार्ट। हार्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में देखा जाए तो हमारे जो, तुम रिब्स है, रिब्स, रिब्स भी तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना हार्ट को, इंटरनल ऑर्गन को। तो क्या हार्ट अपने आप में ही सफिशिएंट है? वो हार्ट रखा कहाँ जाएगा अगर तुम्हारे ये ना हो ना बेटा, रिब्स। कुड यू सी मी? अगर तुम्हारे रिब्स ना हो, ठीक है, केज, रिब केज बोलते हैं इन्हें, तो तुम्हारा हार्ट तो यूं निकल जाएगा। मसल ना हो, हार्ट यूं निकल जाएगा। टिश्यू ना हो, यूं ही निकल जाएगा हार्ट। हार्ट को रखोगे कहाँ? धड़काओगे कहाँ? कनेक्ट कैसे करोगे? वेन से, नसों से कनेक्ट कैसे करोगे? ब्लड वेसल से कनेक्ट कैसे करोगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो डीऑक्सीजनेटेड वाला गंदा ब्लड बाहर कैसे जाएगा? तो सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया जाए, तब कोई एक चीज परफेक्शन में आती है बेटा। और कभी कोई चीज वैसे परफेक्शन में होती भी नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज में, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड एनाटमी हो, ह्यूमन से रिलेटेड एनाटमी हो, कोई ना कोई घपला होता ही है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे इधर ना 12 रिब्स इधर होते हैं, रिब केज 12 इधर होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे 12वें केज को देखा जाए, रिब केज को देखा जाए, तो वो फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। तभी अगर मेरे को कोई इधर मुक्का मारता है ना बेटा जोर से, तो ही एकदम से मेरे को ऐसा सांस रुक जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑर्गन पे शूट कर रहा है। यहां मारेगा एक बार को, यहाँ तो मेरी बोन्स है, प्रोटेक्ट कर लेगी, बट यहाँ मारेगा ना फ्लोटिंग रिब्स पे, तो मेरी सांस अटक जाएगी, मैं मर भी सकता हूँ। तो सोचो, ये भी परफेक्ट नहीं है ह्यूमन एनाटॉमी, बट इसका भी पर्पस है फ्लोटिंग रिब का। और वो थर्ड पार्ट में हम बताएंगे, अब इंटरेस्ट नहीं खराब करते हैं, बनाए रखते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि ऐसे ही हर टिश्यू अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। और ये परमानेंट टिश्यू है हमारे, दीज आर परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ। परमानेंट टिश्यू कैन बी सिंपल, कंपोज ओनली ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, और कॉम्प्लेक्स, कंपोज मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। परमानेंट टिश्यू हम बेसिकली उन टिश्यूज को बोलते हैं जो अपने काम में अब इतने आके माहिर हो चुके हैं कि वो सिर्फ एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पर एक फंक्शन को भी ऐसा परफॉर्म करते हैं ना बेटा कि पूरा सिस्टम उन्हीं पे टिका होता है। जैसे अगर मेरे इसमें एपिडर्मल हेयर ना होते, प्लांट में एपिडर्मल हेयर ना होते, तो बाहर से ना प्रोटेक्शन आ पाती, विंड से प्रोटेक्शन नहीं हो पाती, यू कुड से मैकेनिकल इंजरी, चोट लगना, घिसना, पत्थर मार दिया किसी ने पेड़ पे, हवा आ गई बहुत तेज, इन्वायरमेंट खराब हो गए, उन सब से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है हमें? एपिडर्मल हेयर। यही ना होता तो पूरा बॉडी का यही चलता ही नहीं सिस्टम, है ना। ओके, एक वैस्कुलर टिश्यू भी होता है, आई डोंट नो इसमें मेंशन है नहीं है, मे भी होगा, ऐसा तो नहीं, हाँ ये रहा ना वैस्कुलर टिश्यू, बताऊंगा। तो वैस्कुलर टिश्यू, पहले लेबलिंग हम ध्यान से चलेंगे, सारी चीजों की टेंशन ना लो, ठीक है। तो एक वैस्कुलर टिश्यू है, ये जो सनफ्लावर था हमारा, इसकी स्टेम को हमने काटा, इसकी स्टेम जो बीच वाली नीचे देखो लेबलिंग हो रही है, स्टेम,
ये रही स्टेम। अब स्टेम के एक तरफ एक वैस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू, ये स्टेम के अंदर का पूरा पार्ट ये है, वैस्कुलर टिश्यू ये है। वैस्कुलर क्यों बोल रहे हैं वो भी बताऊंगा। इस पूरे स्टेम के अंदर का पार्ट ये बड़े डायग्राम में रिप्रेजेंट करा गया है, ठीक है। और ये इसलिए करा गया बड़े डायग्राम में रिप्रेजेंट, इसके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि कैसे पेड़ खाना ले रहा है, कैसे पानी ले रहा है, कैसे पहुंचा रहा है, कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। तो ये चीज करने के लिए साइंटिस्टों ने ये डायग्राम प्रिपेयर करा है। ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, ये लेयर्स ऐसे थोड़ी होती है माइक्रोस्कोप में, अलग होती है लेयर्स, ठीक है। बट साइंटिस्टों ने प्रिपेयर करी है टू शो इट बेटर, टू रिप्रेजेंट इट बेटर, ठीक है। अगला क्या है इसमें, हाँ ओके, हमें तो अभी डायग्राम समझ रहे हैं, ठीक है। एक बेटा जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। मैंने कल भी बताया था, जाइलम वो होता है जो तुम्हारे मिनरल्स और वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट में पहुंचाए, पहले स्टेम में पहुंचाए, मतलब पहले रूट्स में पहुंचाए सॉरी, पहले रूट्स में पहुंचाए, फिर स्टेम में पहुंचाए, फिर लीव्स में पहुंचाए। फ्लोएम क्या होता है, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, नॉट ऑन द लीव्स, नॉट ऑन द रूट, नॉट ऑन द स्टेम, बट टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, बट टू दी एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, वो खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम, फ्लोएम, और ये ऊपर वाला क्या था, एपिडर्मल हेयर, आई गेस ये तीन चीजें तो तुम्हें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये मत सोचना ये लेबलिंग छोड़ूंगा मैं, ना 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 ना, टेंशन ना ले, लेबलिंग नहीं छोड़ रही कुछ भी, ठीक है। ये यहाँ पे आ गए थे हम, प्रोटेक्टिव टिश्यू से था ना नहीं, पहले इनकी लेबलिंग ही कर लेते हैं ना, प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या करना, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखो, ये पेपर में आ सकता है, मे बी तुम्हारे नॉलेज के लिए चेक हो सकता है, सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या है। सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम हेलियांथस एनेनस, हेलियांथक एन्यूस, ठीक, ये बोलोगे, हेलियांथस एन्यूस। बेटा ये चीज क्लास 11th की बायोलॉजी में ज्यादा बेटर तरीके से रिप्रेजेंट है, इसको हम नॉमेनक्लेचर करना बोलते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर मान लो सनफ्लावर, इंडिया में बोलते हैं सूरजमुखी, एग्जाम्पल, दूसरे देश में बोलते हो कुछ और, मान लो दूसरे देश में बोल रहे हैं आबरा का डाबरा, चौथे देश में बोल रहे हैं XY45 की पावर 2 पांचवें देश में बोल रहे हैं पर्दा। तो तुम सोचो, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से एग्जिस्ट करते हैं, वो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे क्या। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक ही लैंग्वेज एक्सेप्ट हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक ही वर्ड एक्सेप्ट हो, कि इसको क्या बोलते हैं, उसको हम नोमेनक्लेचर बोल रहे हैं। नोमेनक्लेचर पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही जगह एक्सेप्ट होता है, ठीक है। इसलिए इसको हिलियांथस एनस बोलते हैं। अगर मैं किसी भी हिलियांथस एन्यूज में किसी से भी बोलूंगा तो वो समझ जाएगा ये सूरजमुखी की बात कर रहा है, ये सनफ्लावर की बात कर रहा है। जैसे होमोसेपियंस होता है ना, तो समझता है इंसान है, होमोसेपियंस का मतलब होता है वाइज ह्यूमंस, ठीक है। तो कोई भी समझ जाएगा होमोसेपियंस माने हम, और हिलियांथस एन्यूज का मतलब सनफ्लावर। तो एक एक्सेप्टेबल लैंग्वेज ये होती है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। हम ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं, एपिडर्मल की तरफ, राइट। एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मल हेयर हमने कर लिया कि ये प्रोटेक्टिंग है प्लांट को, लाइक प्रोजेक्ट, छोटे छोटे बाल होते हैं ना जैसे, वैसे ही एक छोटे छोटे प्रोजेक्शन लाइक हेयर है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन देते हैं हमारे प्लांट को। और अगर ये रूट्स में भी है, ये रूट्स में भी हो सकते हैं, कुड बी प्रेजेंट इन द रूट्स, कभी देखा है रूट्स के नीचे छोटी छोटी ऐसे लठे से निकल रही होती है, तो वो वाटर एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है, ठीक है। एपिडर्मल हेयर क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्लस वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है। द सेकेंड इट केम एपिडर्मिस, ठीक है। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, एक चीज तुम्हें नोटिस करवाता हूँ। एपिडर्मिस का एरो थोड़ा सा प्लांट के, मतलब थोड़ा सा इस जो ये टिश्यू लेबलिंग करा गया है, ये डायग्राम लेबल करा गया है, इसकी डेप्थ को नोटिस करो, इसकी डेप्थ को नोटिस करो, कि बिल्कुल ग्रीन पार्ट के अंदर एपिडर्मिस बोला गया है ना। तो ये प्लांट की, तुम्हें नहीं लगता कि ये प्लांट की एक स्किन है, वो तो उठा हुआ स्ट्रक्चर था, वो ये तो उठा हुआ स्ट्रक्चर है, एपिडर्मल हेयर ये तो उठा हुआ है, क्योंकि ये हेयर टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोटेक्शन और एब्जॉर्प्शन। बट जो एपिडर्मस है, एपिडर्मस हेयर नहीं, जो एपिडर्मस है ये वाला सेकंड वाला जो लेबल है बेटा, मैंने मार्क भी करते हैं देखो, जो एपिडर्मस है प्लांट की स्किन है, सिर्फ प्लांट की स्किन है, हमारे स्किन की तरह, नॉट हेयर, डोंट गेट कंफ्यूज, नॉट हेयर, प्लांट की स्किन है, जो हमें बाहर से आने वाली चीजों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे
अगर 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 बारिश टाइप आ गई है ना, तो प्लांट के बाहर वाली लेयर पे ही बारिश पड़ रही है, तो प्लांट का अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर या उसकी मॉर्फोलॉजी खराब नहीं हो जाएगी, है ना। तो एपिडर्मिस उस चीज में हेल्प करता है। ओके, व्हाट इज द थर्ड वन, थर्ड स्ट्रक्चर क्या है? मेरी जूम इन और जूम आउट का सीन लैपटॉप में बड़ा खराब सा लगता है मेरे को तो। क्यूटिकल, ठीक, हम इसको क्यूटिकल नाम देंगे। इसके प्रोनाउंसिएशन रियल चेक कर लेना, मैं कभी कभी कॉन्सेप्ट गलत नहीं बताऊंगा, बट मे बी प्रोनाउंसिएशन कुड बी रॉन्ग, माय इंग्लिश नॉट सो गुड, इस वजह से। क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या है? एपिडर्मिस के ऊपर की जो वैक्स कोटिंग है, ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो लल्ला, एक मिनट। एपिडर्मिस के ऊपर की कोटिंग देख रहे हो ये, एक मिनट, ये ध्यान से देखो, ये अंदर था एपिडर्मिस, क्योंकि वो लेयर है, अंदर वाली लेयर है, इसलिए अंदर एरो आया गया है यहाँ पे। बट ये बाहर एरो है, बाहर का मतलब है कि जो एपिडर्मिस की बाहर वाली लेयर है, एपिडर्मिस की बाहर वाली लेयर है जो, उसको क्या बोल रहे हैं? क्यूटिकल। एपिडर्मिस के ऊपर वैक्स की कोटिंग है, बाहर क्या है? वैक्स की कोटिंग है। एक एक वैक्स की कोटिंग क्या होती है उसका काम बताएंगे, टेंशन नॉट। ये पानी का लॉस कम करती है, पहला इसका काम, क्या काम है? ये पानी का लॉस कम करती है, ठीक है। क्योंकि अगर सारा ही पानी अच्छा कैसे बताता हूँ, अगर सारा ही पानी लॉस हो गया एक प्लांट का, तो वो इतना सीधा खड़ा था, अब जब जब उसमें से कुछ कुछ निकलता रहा, कुछ कुछ निकलता रहा, कुछ कुछ निकलता रहा, तो वो मुरझा गया बिल्कुल। जब दोबारा पानी आया, इसने एपिडर्मिस ने दोबारा पानी को एब्जॉर्ब करा और क्यूटिकल ने दोबारा वैक्स की लेयर बनाई, तो वो दोबारा ऐसा हो गया। तो उसको इरेक्ट रहने में भी मदद कर रहा है वो, प्लस क्यूटिकल लेयर जो है वो एपिडर्मिस के ऊपर वाली कोटिंग भी है, तो वो बैक्टीरिया आते हैं ना जो, या जो फंगाई आते हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई आ गया, कोई पैरासाइट आ गया, तो उनसे बचाने के लिए भी क्यूटिकल लेयर होती है, ठीक है। उनसे बचाने के लिए भी क्यूटिकल लेयर है, ताकि उनसे भी प्लांट को एक प्रोटेक्शन मिल जाए, सेफ्टी मिल जाए। यू गॉट माय पॉइंट? नाउ हियर कम्स दी तीन मेन चीजें। देखो, हम पूरे डायग्राम को लेबलिंग एकदम बढ़िया तरीके से समझने के बाद देन रीडिंग पे जाएंगे, ठीक है। तभी मैंने बोला था डेप्थ है चैप्टर, थर्ड पार्ट में स्केलेटन कराऊंगा। सुनते कहो फिर तुम। कॉलन कायमा, पहला क्या है? कॉलन कायमा। सी वेरी केयरफुली गाइज, यू हैव टू बी वेरी शार्प आई और शार्प माइंडेड एज वेल, मजाक, शार्प आई होना पड़ेगा तुम्हें देखने के लिए। कॉलन कायमा, कॉलन कायमा क्या है? कॉलन कायमा के बीच का स्ट्रक्चर देखो, ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, बड़े 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 पत्थर है, ये फ्रेश स्टेम को तोड़ने की जगह, मतलब अगर मैं बोलूं कि, तो एक प्लांट है, एक स्टेम है, प्लांट में से एक स्टेम ले ली है ना, उस स्टेम को मैंने बीच में से यूं तोड़ दिया, तो वो पूरी तरीके से चकनाचूर क्यों नहीं होगी? वो फ्लेक्सिबल क्यों है कि वो मुड़ पा रही है? वो फ्लेक्सिबल क्यों है कि वो मुड़ पा रही है? भैया, मैं इसको तोड़ने का ट्राई करूं, ये थोड़ा सा थोड़ा बेंड हो जाएगा पेन, राइट, थोड़ा बेंड बेंड हो जाएगा, बट अपने स्ट्रक्चर को, अपने शेप को रिगेन कर सकता है उतना, बट ये बेंड हो पा रहा है। ऐसे ही प्लांट की जो स्टेम होती है वो बेंड हो पाती है। ऐसा क्यों नहीं कि वो बहुत ज्यादा हार्ड है और मैंने यूं करा और वो टूट गई, वो बेंड क्यों हो पा रही है एक एक्सटेंट तक? तो बेंड इसलिए हो पाती है एक एक्सटेंट तक, क्योंकि उसमें एक चीज प्रेजेंट होती है, एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं कॉलन कायमा। क्या होता है? कॉलन कायमा। कॉलन कायमा क्या है? ध्यान से सुनो। कॉलन कायमा किसी भी प्लांट को एक फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे पालक देखा है कभी? पालक को ऐसे कर देते हैं पूरा नीचे तक, यूं पूरा नीचे कर देते हैं पालक को, उसमें कॉलन कायमा प्रेजेंट होता है। जैसे सेलेरी का स्टेम देखा है? अब तुम बोलोगे सेलेरी का स्टेम क्या है? गो एंड डू गूगल सैलरी, ठीक है, CELERY, पॉज करो, पॉज करो, CELERY। वो ज्यादातर बाहर डिशेस में सूप बनाने के लिए भी यूज होता है, नीचे से काट के उसका सूप भी बनता है ना। वो सैलरी हो गया, पालक के पत्ते हो गए, इन सब में कॉलन काइमा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। बेटा दूसरा आता है पैरेनकाइमा। क्या आता है दूसरा? पैरेनकाइमा। देखो, पैरेनकाइमा का क्या है? पैरेनकाइमा का काम है फूड को स्टोर करना, ठीक है, और वाटर स्टोर करना। और जो एक ग्रीन पार्ट्स दिख रहे हैं तुम्हें थोड़े थोड़े से, ये जो ऊपर वाले ग्रीन पार्ट्स है कॉलन काइमा के हैं, ठीक है। पैरेनकाइमा के इसमें आई डोंट नो लेबल है या नहीं है, बट पूरे अगर एक मिनट जूम आउट हो जाए,
और हाँ, ये अभी इंडिविजुअली सिर्फ मैं लेबल से पढ़ा रहा हूँ, इन सब के बारे में धीरे धीरे पूरा डेप्थ में दिया गया है, तो ये मत सोचना कि ऊपर ऊपर से करा रहा हूँ, मैं बहुत डेप्थ में कराऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है। तो कॉलिन कायमा का सीन समझ में आ गया था, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्यों प्रोवाइड कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी समझ में आ गया था। ठीक। पेरेनकाइमा समझ रहे थे, पेरेनकाइमा का मतलब है प्लांट का एक एक स्टोरेज टाइप है। यहाँ जगह देख रहे हो जो छुट रही है बीच बीच में, यार इसको जूम इन जूम आउट में ना बड़ा प्रॉब्लम है मेरे को, बट यहाँ से एज यू कुड सी कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह छुट रही होगी प्लांट, पत्थर पत्थर के बीच में, ये देखो ध्यान से देखो, पत्थर पत्थर के बीच में थोड़ी सी जगह छुटता हुआ दिख रहा है। तो ये जगह जो छूट रहा है बेटा, इधर ही फूड स्टोरेज होता है। ठीक है। फूड स्टोरेज होता है, वाटर स्टोरेज होता है, और कभी कभी कोई ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस भी इधर पॉसिबल है। तो कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबल, पेरेनकाइमा स्टोरेज, क्योंकि जगह है तो स्टोरेज ऑफ कोर्स, सी बात है ना। फिर आता है सैक्रिलन कायमा। क्या आता है? सैक्रिलन कायमा। सैक्रिलन कायमा क्या होता है? सैक्रिलन कायमा के बीच में जरा सी भी स्पेस नहीं है, एज यू कुड सी। सैक्रिलन कायमा के बीच में इतनी इतनी सी भी स्पेस नहीं प्रेजेंट है। ऐसा क्यों है कि सैक्रिलन कायमा के बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं है? वो इसलिए है क्योंकि उनके बीच का, पहली बात तो मतलब कि उनके बीच का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। मतलब इतनी जगह है, लो मेरे हाथ में अभी इतनी है, क्या मैं छुड़ा सकता हूँ? छुड़ा सकता हूँ। इतनी है, इतनी है, इतनी भी छुड़ा सकता हूँ, बट अगर किसी ने मेरे हाथ अंदर से ऐसे करके पकड़ ली ना, तो मेरे को छुड़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही एक सैक्रिलन कायमा नाम का टिश्यू है। ये ज्यादातर बेटा डेड सेल्स से बना है। किन से बना है? डेड सेल्स से बना है। तुमने कभी नारियल पानी देखा है जिसको बाहर से बार बार छीलना पड़ता है, वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर वाला नारियल पानी, नॉट नारियल पीने वाला पानी, बट जो अलग से कोकोनट आता है ब्राउन टाइप का, उसका पूरा प्लास वगैरह से लेके छीलना पड़ता है। तो वो कोकोनट का शेल है जो बाहर, उधर सैक्रिलन कायमा प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो हार्ड है। कोई भी चीज अगर हार्ड है तो उसके पीछे का रीजन सैक्रिलन कायमा होगा ही होगा, क्योंकि सैक्रिलन कायमा में बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं। और यू विल बी शॉक्ड बाय नोइंग दैट कि आफ्टर जब ये सेल मर जाती हैं, तो फिर भी ये इसको सपोर्ट कर रही है। कैसे भैया? मर गई तो सपोर्ट कैसे कर सकती है? मर गई तो काम ही क्यों कर रही है? क्योंकि इनका काम कभी, ये बेटा इनका कभी पर्पस था ही नहीं कि ग्रोथ में हेल्प करे। इनका काम था प्लांट को हार्ड बनाना, और वो मरते वक्त भी करा इन्होंने, और वो जीते वक्त भी करा। सैक्रिलन कायमा ने कोकोनट शेल हो गया या फिर नट शेल हो गया, जो बाहर काजू बादाम टाइप खाते होंगे, जो नट आता है उसके बाहर का जो इतना ठोस होता है, अखरोट टाइप का, हम ऐसे काट के थे, हम ऐसे प्लास से मारते हैं, ऐसे चाकू से मारते हैं, है ना। तो वो जो बाहर का शेल है उसमें भी सैक्रिलन कायमा प्रेजेंट होता है। फॉइलम हम कर चुके हैं, वही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाला चीज, है ना। तो एक में फ्लेक्सिबिलिटी है बेटा, ओके, एक में स्टोरेज फॉर्म है, और एक में क्या है? हार्ड रिजिड है, बिल्कुल टाइट है ना। फ्लोएम हम कर चुके हैं कि लीव्स में बना फूड पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो फूड लीव्स में बन रहा है वो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाता है? लेटरल मेरिस्टम। आई गेस मैंने कल पढ़ाया था, आई गेस, आई डोंट नो, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट आई थिंक मैंने पढ़ाया था। अगेन करा देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा हूँ लेटरल मेरिस्टम क्या होता है। लेटरल मेरिस्टम यही सेल स्टेम को कल, हाँ हमने कल ये पढ़ा था कि जो ग्रिथ मिलती है, ग्रिथ ही बोलते हैं ना, गिर्थ, हाँ, जो मोटाई मिलती है बेसिकली प्लांट को, वो इसी वाले पार्ट से मिलती है, लेटरल मेरिस्टम। ये जो प्लांट के नीचे प्रेजेंट होता था, एपिकल कल पढ़ा था, याद करो। एपिकल, लेटरल, दो दो चीजें या तीन टर्म पढ़े थे हमने, ठीक है। मीडियल पढ़ा था नहीं, पता नहीं, बट एपिकल था और एक लेटरल था, ठीक है। और मेरिस्टेमम, मेरिस्टेमस सेल्स थे कुछ। तो लेटरल मेरिस्टेमस का मतलब क्या है, या लेटरल मेरिस्टेम बोल लो सीधा। लेटरल मेरिस्टेम हमारे किसी भी चीज को मोटा बना रहा है, प्लांट की जो प्लांट की इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं देख रहे हो आप, बीच में इतना बड़ा प्लांट खड़ा है, वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से ही पॉसिबल है बेटा, क्योंकि उससे एक गिर्द मोटी होती है, ठीक है। जाइलम एक तरीके की वाटर पाइपलाइन है कि ये सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा और पूरे, मतलब पहले रूट्स, फिर स्टेम, और फिर लीव्स में वाटर को भेजेगा, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया हो। नीचे का डायग्राम देखिए, ग्राउंड टिश्यू दिख रहा है लिखा हुआ, ग्राउंड टिश्यू। ये ग्राउंड टिश्यू एक स्टेम का बिल्कुल बीच वाला पार्ट होता है। अगर ये, हाँ ये रहा वैस्कुलर टिश्यू के अंदर, देखो अगर इसका ट्रांस सेक्शन करें हम,
ट्रांसफर सेक्शन बोलते हैं ना, बोला था टीएस याद रखना। तो अगर बीच में से काट के देखे तो ग्राउंड टिश्यू होता है, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू क्या है बेटा, ये स्टेम का बीच वाला फिलिंग पार्ट है। यहाँ पे स्टोरेज और सपोर्ट दोनों में मदद मिलता है, इनके बीच में भी गैप है एज यू कुड सी। तो यहाँ पे स्टोरेज में भी मदद मिलता है और सपोर्ट तो कर ही रहा है, अगर स्टोरेज भर रहा है तो सब प्लांट को सपोर्ट तो कर ही रहा होगा ये, है ना। अब हमने आई गेस लेबलिंग बहुत अच्छे से पढ़ ली है ना। अब हमें चलना चाहिए एनसीईआरटी की लाइन की तरफ, क्योंकि हम लेबलिंग पढ़ चुके हैं बहुत तगड़े तरीके से। आई गेस बस मैंने क्यूटिकल नहीं बताया था, या क्यूटिकल बता दिया, एक वैक्सी लेयर होती है, क्यूटिकल बताया था तुमको। व्हाट वाज, कोई लिखो क्यूटिकल क्या बताया था मैंने। हाँ, एपिडर्मिस के ऊपर वाला वैक्स की कोटिंग बताया था ना, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। परमानेंट टिश्यू तक हो गया था, देन वी वर ऑन द प्रोटेक्टिव टिश्यू। नो, इधर ही थे तो हम, हाँ इधर ही थे। बट उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ तुम लोगों को कि ये परमानेंट टिश्यू हम इसको क्यों बोल रहे हैं। जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स बड़े होकर डिवाइड करना छोड़ देते हैं ना बेटा, डिवाइड हो रहा है हो रहा है हो रहा है और एक टाइम पे अब वो डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो वो अगर अब और काम नहीं कर सकते तो वो एक ही काम में एक्सपर्ट रहे, तो वो एक ही काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं। और जब कोई सेल एक काम में एक्सपर्ट बन जाती है, एक एक सेल का काम है, लेट्स से कौन से सेल का, पेरेन्काइमा बोलूं टिश्यू या कौन सा बोलूं, चलो मैं देखता हूँ कौन सा बोलूं, मतलब एक रैंडम बोल देता हूँ मैं कोई भी ना। अ, 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 किससे गिरत मोटी हो रही थी अभी बताना। अभी अभी हमने पढ़ा था, किससे गिरत, जो पेड़ की मोटाई है, फटाफट लिखो फटाफट लिखो। किससे गिरत मोटी हो रही थी। मैं ये भी पूछ सकता हूँ, मैं रैंडम भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। दोनों आई कुड आस्क यू। लेटरल मेरिस्टम था ना, लेटरल मेरिस्टम ये रहा, ठीक। लेटरल मेरिस्टम ये है ना। तो किससे गिरद स्ट्रांग हो रही थी, लेटरल मेरिस्टम से, है ना। और जब इसका काम ही शुरू से ये रहा है पेड़ की मोटाई को बढ़ाना, मोटाई को बढ़ाना, मोटाई को बढ़ाना, जब ये मर गया तो मरने के बाद इवन आफ्टर डेथ, इवन आफ्टर स्टॉपिंग दी माइटोसिस प्रोसेस जिससे सेल डिवाइड हो रहा है, ये एक्सपर्ट हो जाते हैं तब उस काम में, तो इनको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। नाउ व्हाट इज परमानेंट टिश्यू, कि जब वो एक्सपर्ट बन जाते हैं तो वो परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं, क्योंकि उनका काम वही था करना, ठीक। व्हाट प्रोटेक्ट, ये देखो, व्हाट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। दिस इज नॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरे मुंह से स्लिप होता है, आप नहीं करने का पेपर में, नहीं तो नंबर स्लिप हो जाएंगे 100 में से एक। तो व्हाट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, वाटर लॉस, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशंस। इन तीनों लाइनों को ध्यान से पढ़ो, तीनों लाइनों को। एक पेड़ को कौन बचाता है मैकेनिकल इंजरी से ना, व्हाट इज मैकेनिकल इंजरी, चोट लगना पेड़ को, घिसना पेड़ का, किसी ने बाहर से पत्थर फेंक के मार दिया वो टूटे ना, ये सब आता है मैकेनिकल इंजरी में। फिर तुम्हारा क्या है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस, राइट। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो समझते हो। एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस माने जैसे बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा पानी है, बाढ़ आ गई है ना, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, गर्मी ठंड, तो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन। इन सब को कौन बचाता है, इन सब सिचुएशन से पेड़ को कौन बचाता है, प्लांट को कौन बचाता है। अभी हम पढ़ के आए हैं, प्लांट की एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती थी, हेयर वाली नहीं, हेयर वाली नहीं, स्किन वाली, अंदर लेयर, लेयर में एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हेयर नहीं, एपिडर्मिस, ठीक है। तो द एपिडर्मिस फॉर्म्स द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट बॉडी का एपिडर्मिस, हमने पढ़ा था, ओके। इसका डायग्राम है वैसे तो, एक मिनट ऊपर करता हूँ ना मैं, ऊपर हो जा सिम सिम। ये रहा ये रहा ये रहा एपिडर्मिस, ध्यान से देख, एपिडर्मिस का ये दिख रहा है, एक मिनट, ये एपिडर्मिस की बीच वाली लेयर्स दिख रही है, ये डर्मिस जहाँ लिखा है, ये एपिडर्मिस है, उधर की साइड से आ नहीं पा रहा। एपिडर्मिस की जो बीच वाली लेयर है, ये थोड़े से रेक्टेंगुलर शेप पे टाइटली पैक्ड नहीं है, दिख नहीं रहा कि ये थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप के पत्थर है। कुड यू सी, या फिर एक कॉमन सेंस लगाओ, या फिर दिमाग चलाओ, या अपनी क्यूरियोसिटी वाले चैप्टर से रिलेट करके अपनी नजरें तेज करो, क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा कि एक टाइटली पैक्ड
सिंगल लेयर है, 10 लेयर नहीं है इसमें, सिंगल लेयर है सिर्फ एक पर वो टाइटली पैक है, इसलिए 2 लेयर का तुम्हें इलस्ट्रेशन हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा 2 लेयर है, थोड़ा सा वहम हो रहा होगा, बट एक सिंगल लेयर है टाइट और फ्लैट रेक्टेंगुलर सेल्स की, ऐसे रेक्टेंगुलर सेल है सिंगल लेयर्स की, ठीक है। ये टाइटली पैक्ड है। टाइटली पैक्ड क्यों है? क्योंकि सेल्स एक दूसरे के बिल्कुल ही अगर चिपक जाएगा, बिल्कुल ही बीच में गैप नहीं होगा, तो इससे हमें ये फायदा होगा बेटा कि वो हार्ड रहेगा, रिजिड रहेगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पेस्टिसाइड्स, पैरासाइट सॉरी, कोई भी पैरासाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर पाएगा, तो हमारा प्लांट प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर ना चले जाए, इसकी इसकी अंदर की जो डर्मिस की लेयर है, ये इतने फ्लैट रेक्टेंगुलर और इतने टाइटली कॉइल्ड होते हैं आपस में कि अंदर कुछ नहीं जा सकता इसके, ठीक है, ये एपिडर्मिस की वजह से ही है। इतना समझ में आया? और इसका फंक्शन क्या है? ये ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का फैला फैला के सरफेस एरिया को लार्ज कर रहा है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलेगी, उतना प्लांट रिजिड रहेगा, उतने अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगी, उतने अच्छे से प्लांट के इंटरनल मैकेनिज्म रेगुलेट होता रहेगा, है ना। सिंपल, नॉट एनी हार्ड थिंग अभी तक। लेट्स जस्ट जूम आउट दिस एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, राइट। देखो, इसमें लिखा है the epidermis forms the outermost layer of the plant body, हमने पढ़ लिया। tightly consist होता है ये packed single layer of the flat rectangular cells, पढ़ लिया। it protect all the part of the plant, these cells are covered with a waxy layer of cutin called cuticle। देखो, cutin और cuticle क्या होता है, अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा। क्यूटिन, उधर क्यूटिकल लिखा है लेबलिंग में डायग्राम के, क्यूटिन ने लिखा है ना, क्यूट मत समझ लेना, क्यूटिन नहीं लिखा। क्यूटिन माने होता है कोई भी वैक्सी लेयर, है ना। क्यूटिन माने क्या होता है? कोई भी वैक्सी लेयर, एक मिनट, माय बैड। क्यूटिन माने होता है कोई भी केमिकल, अब से ये कोई भी वैक्सी केमिकल होता है क्यूटिन माने। पर क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिन से बनी हुई लेयर। अब भैया जो क्यूटिन है उस वो एक केमिकल है, लगाया, अब जो बना वो है तुम्हारा क्या? वो है तुम्हारा क्यूटिकल, राइट। तो क्यूटिकल क्या है? जो लेयर बनी है किससे? क्यूटिन से। क्यूटिन एक वैक्सी केमिकल था, उसको पेस्ट ऐसे लगाया और क्या बना? क्यूटिकल, ठीक। ऐसे पेस्ट और लगाया खुद थोड़ी कर सकता है प्लांट में, तो बता रहा हूँ बस, ठीक है। मोस्टली क्या होता है बेटा, ये ना, इसमें एनसीईआरटी में मेंशन भी होगा, ड्राई हैबिटेट्स करके एक वर्ड होगा, ढूंढो। क्यूटिकल तक समझ में आ गया? और ये लेयर क्यों है, ये क्या कर रही है लेयर? ये भैया हमें बाहर की एक्सट्रीम हर्स कंडीशन से बचा रही है, कोई बैक्टीरिया ना आ जाए, पैरासाइट ना आ जाए, कोई प्लांट को बर्बाद ना कर दे, उन सब चीजों से बचा रही है। खैर आगे, इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट, हैबिटेट माने होती है कोई भी जगह, और ड्राई मतलब सूखी, माने सूखी जगहों में बहुत ज्यादा, जो जहाँ पे प्लांट उगते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई जगह पे, बहुत ज्यादा सूखी जगह पे जहाँ प्लांट उगते हैं, वहाँ पानी बहुत कम होता है ना। इसलिए वहाँ के प्लांट्स का जो क्यूटिकल लेयर होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है। क्यों होती है बताऊंगा, रुको। द एपिडर्मिस मे बी कवर्ड बाय अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, एपिडर्मस में बी कवर्ड बाय अ थिक लेयर, जो एपिडर्मस होता है बाहर का वो एक थिक लेयर से कवर्ड हो जाता है, किसकी? क्यूटिकल लेयर से, है ना। किस लिए हो जाता है? अब रीजन देखो, टू रिड्यूस द वाटर लॉस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन बाय स्टोमेटा। क्या मतलब है इस लाइन का? क्या मतलब है सर जी? क्या भूल गए? टू रिड्यूस द वाटर लॉस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन बाय स्टोमेटा। ट्रांसपीरेशन का मतलब समझो। Oh my god, battery low. Oh my god. Wait a minute, okay? You need to wait a minute. I'm back. I'm back. I'm back. I'm back. देखो, to reduce the water loss in the process of transpiration by stomata, transpiration का मतलब समझो। transpiration कहाँ गया? हाँ,
जब लीव से वाटर वेपर को बाहर निकाला जाए, पत्तियों से वाटर वेपर को बाहर निकाला जाए, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इसलिए मोटी क्यूटिकल पाने को बचाती है। जैसे एक मान लो यहाँ पे एक सॉक्स है, जुराब है ना, एक यहाँ पे पेपर है। मैं दोनों में पानी डालू ना, एक पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, एक पानी में बह जाएगा। कौन बहेगा, कौन पानी को एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब तो पानी को सॉक्स कर लेगी, तो वो और ज्यादा हैवी हो जाएगी, ये पानी में बह ही जाएगा कागज। एक टाइम तक इसकी कैपेसिटी होगी पानी को सोखने की, बट एक टाइम के बाद ये उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। बट सॉक्स के साथ ऐसा सीन नहीं है। तो इसमें ही एक ऐसी चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि क्यूटिकल लेयर वाटर को होल्ड करके रखती है ना। क्या करके रखती है? क्यूटिकल लेयर वाटर को होल्ड करके रखती है। ठीक है, और वाटर लॉस ना हो तो इसी चीज में तो मदद करेगी कि वाटर लॉस ना हो, पानी ना चला जाए। और पानी चला गया तो उसकी जो इरेक्टनेस है प्लांट की, जो वो सीधा खड़ा है, वो विल्ट होने लगेगी, मतलब वो चली जाएगी, है ना। तो क्यूटिकल हमें मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, पैरासाइट से भी बचा रहा है जो फूड को खाते हैं, ठीक। और इस लाइन का मतलब था कि टू रिड्यूस द वाटर लॉस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन मतलब लीव से जब हम वाटर वेपर को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक। तो मैनी प्लांट्स, देखो आएंगे इस लाइन पे आएंगे। क्यूटिकल आल्सो प्रोवाइड, ये हमने पढ़ लिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराइज फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। इन रूट्स these projection are called root hair which increases the surface area for absorption and minerals from the soil। देखो, एक बड़ी ही सिंपल, एक बड़ी ही खतरनाक, मैंने अभी इससे पहले भी बात बोली थी कि बहुत सारे प्लांट में ना हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो एपिडर्मल सेल से निकल जाते हैं। हेयर लाइक प्रोजेक्शन छोटे 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 छोटे, उनको तुम ऐसे खच कर दो, क्या पता वो एपिकल मेरिस्टेम था जिससे सेल की ग्रोथ, जिससे पेड़ बड़ा हो रहा था, क्या पता। क्या पता वो एक ऐसी सेल हो जो प्लांट के अंदर के इंटरनल सरफेस एरिया को और स्प्रेड करने में मदद कर रहा हो, जिससे कि वाटर एब्जॉर्प्शन और अच्छा हो, और जिससे कि हमारे मिनरल और ज्यादा एब्जॉर्ब हो, उन्हें और ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाए। बट ऐसा हमेशा तो ट्रू नहीं है ना। मतलब इट इज ट्रू इन द बुक कि जो रूट्स होती है वो क्या कर रही है, वो हेल्प कर रही है भैया एक लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट करने में, और ज्यादा एब्जॉर्प्शन में, और ज्यादा मिनरल के एब्जॉर्प्शन में भी, है ना। तो अगर ये प्रोजेक्शन पेड़ के इधर है नीचे, तो उनको रूट हेयर बोलते हैं। इतना है बस इस पैराग्राफ में, ठीक है। प्लीज एपिडर्मिस कंटेन, और एपिडर्मिस में पोर्स कंटेन्स होते हैं कुछ, ठीक है, छोटे छोटे, एक पत्ती पे पोर्स कंटेन्स होंगे छोटे 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 छोटे, वो स्टोमेटा है। उसको इतना तो पता है तुम्हें, स्टोमेटा बोलते हैं, राइट। स्टोमेटा का काम क्या होता है वैसे, अगर मैं पूछूं किसी से, डू यू गाइस नो स्टोमेटा का काम? बचपन में सुना होगा, गैस एक्सचेंज करने का, छोटे छोटे पोर्स से गैस एक्सचेंज होती है, ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प होता है, गैस भी एक्सचेंज होती है। तो ये गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन में हेल्प कर रहा है लीव्स को। वाटर वेपर में जो उड़ रहा है वो ट्रांसपिरेशन हमने बताया था ना, देखो यहाँ पे नोट्स भी है, नोट्स भी है प्लस पीडीएफ भी है। तो ट्रांसपिरेशन क्या बताया था मैंने, लीव से वाटर वेपर को बाहर निकालना, पत्तियों से वाटर वेपर को बाहर निकालना, तो वो तो पोर्स भी कर देगा, छोटे छोटे स्टोमेटा भी हेल्प करेंगे उस चीज में। यानी कि स्टोमेटा का काम सिर्फ गैसेस एक्सचेंज तो नहीं है करना, गैस एक्सचेंज है करना, साथ में ट्रांसपिरेशन में भी मदद करना, लीव से छोटे छोटे वाटर वेपर को निकालना, ठीक है। तो मतलब CO2 अंदर ले रहा है वो, मतलब जो गंदी गैस है वो अंदर ले रहा है, जो ऑक्सीजन है, जो प्योर ऑक्सीजन है जो तुम्हें चाहिए, वो पेड़ दे रहा है तुमको, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड भैया अंदर लेना है और ऑक्सीजन बाहर भेजना है, ये होता है गैस एक्सचेंज, जो कि स्टोमेटा करता है, वाटर वेपर को बाहर निकाल रहा है, वो हो गया ट्रांसपिरेशन, सिंपल। तो ट्रांसपिरेशन से सिर्फ वाटर वेपर बाहर नहीं निकल रहा, वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकलते हैं, जी हाँ, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है CO2 क्या दाल चावल का नाम है? CO2 भी एक गैस ही है ना। तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, इसका क्या मतलब है? CO2 बाहर निकल रहा है, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही तो निकल रहा है। और ट्रांसपिरेशन कैसे हो रही है? ट्रांसपिरेशन हो रही है स्टोमेटा के हेल्प से। तो स्टोमेटा दो चीजों में काम आ रहा है हमारे, पहला एक गैसेस एक्सचेंज करने में, दूसरा ट्रांसपिरेशन में। देखो लिखा है, दैट इज IE का मतलब होता है एनसीईआरटी बुक्स में, दैट इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। इवेपोरेशन हो रहा है वाटर वेपर का स्टोमेटा के थ्रू, है ना। और दूसरा ट्रांसपिरेशन में भी मदद मिल रहा है, मतलब ट्रांसपिरेशन तो ये था ही, और दूसरा गैसेस एक्सचेंज में भी मदद मिलता है, ठीक है। थस ट्रांसपिरेशन हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन बाय क्रिएटिंग अ
ट्रांसपिरेशन पुल इन जाइलम, ट्रांसपिरेशन आर आल्सो हेल्प इन। हाँ ठीक है, यहाँ से हम पढ़ाते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का, एक एक लाइन लेके चलेंगे लल्ला, क्या दिक्कत है। देखो, रूट्स पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। लीव्स जो है वो हमारी क्या कर रही है, मतलब लीव्स से ही तो ट्रांसपिरेशन होता है ना, कि वाटर वेपर तो लीव से निकाल रहे हैं, ठीक। तो जब रूट एब्जॉर्ब कर रही है पानी को, और लीव से वाटर वेपर निकल रहा है, एब्जॉर्ब 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 निकल रहा है, इससे बीच में ना क्या हो रहा है, इससे बीच में एक पुल क्रिएट हो रहा है, जो कि एक किसी चीज को इधर खींच रहा है, किसी चीज को इधर भेज रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर भेज रहा है। तो ये करने से बार बार एक पुल क्रिएट हो रहा है, एक फोर्स टाइप क्रिएट हो रही है, एक पुल क्रिएट हो रही है, ठीक है। इस पुल के बारे में लिखा है क्या इधर, ट्रांसपोर्टेशन, मैंने पढ़ा है, आई डोंट नो लिखा है इधर नहीं, थर्स ट्रांसपिरेशन हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन बाय क्रिएटिंग अ ट्रांसपिरेशन। हाँ, मतलब इसको ट्रांसपिरेशन पुल कह रहे हैं, जो ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है और जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहा है, तो इनके बीच में पुल क्रिएट हो रहा है, जिसको ट्रांसपिरेशन पुल बोल रहे हैं। यही वो पुल है, यही वो एकदम से धक्का सा है, जिससे कि वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में आसानी होती है हमें, ये मैं कहना चाह रहा था, ये याद रखना, ठीक है। जिससे कि वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में आसानी होती है, ये पुल जाइलम के थ्रू और पानी के रूट से ऊपर खींच लेता है। जाइलम का पुल आया है ना, जो वाटर वगैरह एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जाइलम का पुल आया, ये ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ही पानी को जमीन में से ऊपर खींचा गया है, पहले रूट्स में डाला गया है, स्टेम में, फिर लीव में। तो ट्रांसपिरेशन पुल की मदद से पानी को एब्जॉर्ब करा जा रहा है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ट्रांसपिरेशन पानी नहीं निकालता बेटा, ट्रांसपिरेशन तुम्हारे वाटर वेव्स तो निकाल ही रहा है लीव से, प्लस वेस्ट प्रोडक्ट भी निकाल रहा है CO2 के फॉर्म में, प्लस तुम्हारा ट्रांसपिरेशन पुल भी एक जनरेट कर रहा है, जिससे कि पेड़ में एक स्टेबिलिटी भी क्रिएट हो रही है, और जो कंडक्टिंग सिस्टम है जाइलम फोइलम, उनको भी मदद मिल रही है, ठीक है। इतना याद रखोगे। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अस, सपोर्टिंग टिश्यू नो, सपोर्टिंग टिश्यू, हाँ ये रहा, सपोर्टिंग टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। देखो, व्हाट कीप्स अ प्लांट अपराइट, क्या ऐसी चीज है जो पेड़ को यूं रखती है, ये यूं नहीं, यूं रखती है, क्या ऐसी चीज है जो पेड़ को यूं नहीं, यूं रखती है, बिल्कुल खड़ा रखती है। व्हाई डज अ फ्रेश ट्विग बैंड बट अ ड्राई ट्विग ब्रेक, ट्विग मतलब जानते हो, ट्विग माने पेड़ की टहनी, है ना, ट्विग माने पेड़ की वो टहनी सी, तो वो पेड़ की टहनी को ट्विग बोल रहे हैं। तो क्यों कोई फ्रेश ट्विग जो होती है वो बैंड हो जाती है, बट जो एक ड्राई ट्विग होती है वो ऐसे करे तो वो ब्रेक ही हो जाती है, एकदम से ब्रेक हो जाती है, वो ट्विग भी नहीं होती, वो ब्रेक ही हो जाती है ना। पहले अच्छा इसका आंसर दे दूं या साथ साथ के दूं, मेरे हिसाब से दो चीज पहले मेरे को पढ़ लेनी चाहिए। व्हाई आर सीड कोट्स हार्ड एंड हाउ टू एक्वाटिक प्लांट फ्लोट, अखरोट के बाहर वाली लेयरिंग इतनी टाइट क्यों होती है, और एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं, कमल का फूल, वो तैर कैसे रहा है, वो पानी के अंदर क्यों नहीं डूब गया, कमल का फूल तैर कैसे रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार है। जोक, जोक जोक। तो कमल का फूल तैर क्यों रहा है ऊपर, वो अंदर डूब क्यों नहीं गया, ठीक है। These functions are carried out by supporting tissues, ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है सपोर्टिंग टिश्यूज के मदद से, सपोर्टिंग टिश्यूज की मदद से पॉसिबल हो पा रहा है। यहाँ पे तीन टाइप के सपोर्टिंग टिश्यूज हैं, ठीक है। हाँ वैसे कुछ का आंसर तुम्हें अभी मिल जाएगा आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि वो टहनी वाला है कि वो मुड़ क्यों रही है, वो ऐसा क्यों हो रही है। तो सबसे पहली बात, फ्रेश टहनी में, फ्रेश ट्विग में पानी होता है, हमने कल पढ़ा था शायद से, सेल सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था आई गेस, सेल वाले में पढ़ा था मेरे हिसाब से, तो कोई सेल ऑर्गेनिज के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि हमारा एब्सेंट होता है, तो जिसकी मदद से, जिसकी वजह से हम उसको अब स्टोरेज नहीं कर पा रहे, पर जहां हम स्टोरेज नहीं कर पा रहे वहां उस सेल ऑर्गेनिक की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी हमको, है ना। कहने का मतलब ये है लल्ला, मेरे बच्चे, कहने का मतलब ये है, फ्रेश ट्विग में पानी होता है, वट एवर द थिंग इज जो पानी को होल्ड कर रही है ना, अंदर प्लांट के, हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था। तो पानी होता है फ्रेश, फ्रेश ट्विग में, जो एकदम फ्रेश वाली टहनी होती है ना, उसमें पानी होता है अंदर, तो इसी वजह से पानी होने के कारण
उसमें हमने लेबलिंग पढ़ी थी पेरेन्काइमा, अगर पढ़ी हो उसमें होने की मैं देख लेता हूँ, हमने पढ़ी है पेरेन्काइमा तो पढ़ी है यार हमने, लेबल कैसे नहीं पढ़ी है। कॉलिन कायमा पेरेन कायमा पढ़ा तो है। तो कॉलिन कायमा जो होता है उसमें प्रेजेंट होने की वजह से उसको फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट कर रहा है ना। तो एक ट्विग बैंड भी क्यों हो रहा है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, किस चीज की वजह से, कॉलिन कायमा पेरेन कायमा, इन दोनों चीजों की वजह से। ठीक है, इनके बारे में देखो सेपरेट लिखा है, पेरेन कायमा कॉलिन कायमा, बट एकदम से नहीं, हमें तो एक एक चीजों के आंसर। तो जिसमें सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स है तो वो पानी को अप होल्ड करके बैठी है, पानी को होल्ड करके बैठी है, सेल्स वो जिंदा है इसलिए वो मुड़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन था ड्राइड ट्विग में ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि भैया सेल्स उसमें हार्ड हो जाती है। पेड़ की गिर्द लेटरल मेरिस्टेम, अभी पढ़ा था ना पीछे, लेटरल मेरिस्टेम पेड़ की गिर्द मोटाई में भी मदद करता है। और डेड सेल्स होते हैं वहां, यानी कि जो चीज मोटी है प्लांट के रिगार्ड्स, जो भी चीज मोटी है वहां पे जरूर जरूर कहीं ना कहीं लेटरल मेरिस्टेम की बात हो रही है, क्योंकि वही उस चीज की गिर्द को मजबूत कर रहा है। और वहां पे लेटरल मेरिस्टेम के बात होने का मतलब ये है कि डेड सेल्स प्रेजेंट है वो बहुत सारे। और डेड सेल्स इतने सारे प्रेजेंट हैं कि अगर ये एक गोला है तो इस गोले में सारी जगह बिंदु भर चुके हैं, इतनी सी भी जगह नहीं है। इतनी सी भी जगह ना होने के बाद उसके स्ट्रक्चर में 1% भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, मैं कितनी भी जान लगा लूं वो टूटेगा नहीं, मतलब मैं रिजिड रहेगा, टाइट रहेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसा थोड़ी आरी से काट देंगे तो टूट ही जाएगा, बट कहने का मतलब है कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि उनके बीच में गैप्स नहीं है ना। सीड कोट का क्या सीन है भैया, सीड कोट क्यों इतनी हार्ड होती है भैया, सीधी सी बात है, जो भी सीड के अंदर वो काजू बादाम अखरोट जो तुम खाना चाह रहे हो, जिसपे तुम्हारी राल टपक रही है, जो तुम्हारा मन कर रहा है खाने का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम जैसे चोरों से। ठीक है, सिंपल। तो सीड के प्रोटेक्शन के लिए मजाक कर रहा हूँ। एक्वाटिक प्लांट हमारे तैरते क्यों हैं, उनके टिश्यूज में स्पेस प्रेजेंट होता है। स्पेस कैसे प्रेजेंट होता है भैया जी, भैया जी आपको ये वाला एग्जांपल याद है क्या भैया जी, इसमें मैंने सारे में डॉट डॉट भर दिए तो ये टाइट हो गया। अगर कुछ जगह डॉट डॉट भरे हैं बस और पूरा स्ट्रक्चर इंटरनल स्पेशियस है, खाली है, तो इसका मतलब है इसमें गैप है। और इसमें गैप होने का मतलब है कि वो अभी फ्लोट कर पाएगा, बट ये पूरा रीजन नहीं है अपने आप में। सिर्फ फ्लोट कर पाएगा ये कहना इट नॉट गुड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर एक हाथ में मैं अपने पत्थर लूं, एक हाथ में मैं अपने फुटबॉल लूं, पत्थर को पानी में डाला, पत्थर पूरा नीचे बह गया। फुटबॉल ली, फिर फुटबॉल को फेंका, वो पानी के ऊपर तैरती रहेगी, फुटबॉल इतनी बड़ी होती है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हवा प्रेजेंट होती है। तो स्पेशियस जो हवा प्रेजेंट है, स्पेस पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है, उसकी वजह से उसकी डेंसिटी इतनी नहीं है कि वो डूब जाए। उसकी डेंसिटी इस हिसाब से डिजाइन हो गई है अब कि वो फ्लोट करती रहे। ठीक है, उसका वेट इतना है कि वो पानी के ऊपर ही फ्लोट करती रहेगी। ठीक है, तो न्यू एक्वाटिक प्लांट के बारे में हम बात करें, जैसे लिखा था हाउ डू एक्वाटिक प्लांट फ्लोट, तो न्यू एक्वाटिक प्लांट फ्लोट के बारे में बात करें, जैसे लोटस हो गया, है ना। अ, जैसे वाटर हायासिन, लोटस, ये दो प्लांट के नाम है, लोटस और वाटर हायासिन। ठीक है, इनके पेरेन्काइमा सेल्स के बीच में बहुत बड़े बड़े एयर स्पेसेस होते हैं, जिनकी वजह से इनकी डेंसिटी मेंटेन रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है, और ये डूबते नहीं है, फ्लोट कर सकते हैं पर डूबेंगे नहीं। ठीक है, ये प्लांट के वेट को कम फील कराने में मदद करती है। क्या जो ये देख रहे हो पेरेन्काइमा, ये है पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर अंदर से। तो पेरेन्काइम, अबे यार ये जूम आउट क्या है, ये देख रहे हो पेरेन्काइमा के स्ट्रक्चर में छोटे छोटे बिल्कुल लिट्टू लिट्टू से, लिटिल लिटिल, बिल्कुल लिटिल लिटिल, देखो ये जो स्पेस है यही मदद कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में। और उस जो भी प्लांट है, वट एवर द प्लांट इट इज, रेदर इट इज लोटस या फिर हायासिन, ठीक, तो दोनों ही मतलब जो ये तुम्हारा पेरेन्काइमा सेल्स है, ये किस चीज में मदद कर रहे हैं, प्लांट के वेट को कम फील कराने में मदद कर रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन है पेरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, एक होती है बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स क्या होती है बेटा, बुओयंट फोर्स बुक में नहीं है मेंशन, बुक वहां मत देखो। बुओयंट फोर्स का मतलब होता है एक ऐसी फोर्स जिससे फ्लोट हो सकती है कोई चीज, तो वो पेरेन्काइमा सेल्स की वजह से, स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स की वजह से बुओयंट फोर्स होती है। ठीक है, बुओयंट फोर्स होती है, वो प्लांट के वेट से ज्यादा होनी चाहिए, प्लांट के वेट से ज्यादा बुओयंट फोर्स होती है, जिसकी वजह से बुओयंट मतलब BUOYANT, सो बुओयंट फोर्स जो होती है तुम्हारी वो ज्यादा होती है, इस वजह से प्लांट फ्लोट कर पाता है। सिंपल टाइप, सीधी बकवास। ठीक।
दीज यहाँ पे था ना, तो ये सपोर्टिंग टिश्यूज हैं, इनकी मदद से ही क्या हो रहा है, टिश्यू को सपोर्ट मिल रहा है। सिंपल परमानेंट टिश्यू बोल रहे हैं क्योंकि अपने अपने काम में तीनों एक्सपर्ट हो चुके हैं। पहला पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा सैक्रिलेनकाइमा। पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर ये रहा, कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर ये रहा, सैक्रिलेनकाइमा का स्ट्रक्चर ये रहा। पेरेन्काइमा में हमने देखा कि गैप्स प्रेजेंट है तो फ्लेक्सिबिलिटी है। कोलेनकाइमा में हमने देखा बहुत ज्यादा गैप्स प्रेजेंट है, थिक वॉल भी है ना, थिक वॉल भी है। और सैक्रिलेनकाइमा में हम देख पा रहे हैं गैप प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे आ सकते हैं इनसे, ठीक है। और हाँ, इससे ये साबित होता है कि टिश्यूज के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, टिश्यू एक टाइप के प्रेजेंट नहीं करते। अब देखना, अब देखो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सैक्रिलेनकाइमा तीनों अलग अलग टिश्यू है, तो तीनों का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं एज यू कुड सी, और तीनों का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी है, ठीक है। पहले से स्टार्ट करें, मजेदार है पेरेन्काइमा, मजेदार है। पेरेन्काइमा क्या है, पेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। अब देखो भैया, इसने शुरू में ही एक बात बोल दी, लिविंग सेल्स, मेरा तो दिमाग फटके चार हो जाएगा। पेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स क्यों बोला है, इससे पहले वाले में हम एक चीज पढ़ रहे थे कि पेड़ की मोटाई को कौन मैनेज करने में मदद कर रहा है। अब तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। पेड़ की मोटाई को मैनेज करने में जो भी टिश्यू हेल्प करता है, तुम्हें लिखना पड़ेगा, जो भी टिश्यू हेल्प करता है वो हेल्प इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वहां की सेल डेड हो चुकी है। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वहां की सेल डेड हो चुकी है। और यहाँ पे लिविंग सेल से साइंटिस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी पेरेन्काइमा में है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी पेरेन्काइमा में प्रेजेंट है, स्टिल प्रेजेंट है। यार मुझे उस चीज का ना नाम देखना पड़ेगा बार बार, तुम तो बोलोगे नहीं कोई भी। लेटरल मेरिस्टेम तुम्हें बोलने में तो मौत आती है। तो लेटरल मेरिस्टेम से ही गिर्थ मेंटेन हो रही है ना। तो लेटरल मेरिस्टेम में तो डेड सेल प्रेजेंट होते हैं, बट पेरेन्काइमा में लिविंग सेल्स से रिप्रेजेंट हो रहा है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। लिविंग सेल्स है, थिन वॉल है, ठीक है, थिन वॉल है तो भैया थोड़ी सी मदद, सपोर्ट, इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिल रहा है। These cells are loosely packed with intracellular space। अगर ध्यान से देखो, ये टाइटली हेल्ड नहीं है, एक दूसरे से बहुत तेजी या टाइटली से नहीं चिपके, ये थोड़ा सा लूज लूज है, थोड़ा सा लूज लूज पैक है। और लूज लूज पैक होने की वजह से ही ये दर्शा रहा है कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तभी तो फ्लेक्सिबल होते हैं, सिंपल, ताकि आसानी से मूव कर पाए, तभी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब क्या लिखा है, पेरेन्काइमा मेनली स्टोर फूड, समझ में आ गया, बट ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक। यहाँ तक पहले पेरेन्काइमा के दो मेन फंक्शन है। पहला है बेटा, वो खाने को स्टोर करता है, जैसे आलू में स्टार्च होता है ना, वैसे। तो आलू जैसे स्टार्च को स्टोर करके रखता है, जब आलू धो तभी पता लगता है कुछ व्हाइट व्हाइट आलू में से टपक रहा है, वो उसका स्टार्च है ना। ऐसे ही पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है। और ग्रीन पार्ट में हो क्लोरोप्लास्ट, है ना, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब भी करने में मदद करता है, पिगमेंटेशन भी दे रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट को इरेक्ट रखने में भी मदद कर रहा है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट भी है तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, यानी कि पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करने में एज वेल एज फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। नोट्स में लिखो पेरेन्काइमा इक्वल टू, लिखो लिखो पेरेन्काइमा इक्वल टू फूड स्टोरेज प्लस फोटोसिंथेसिस, और इसके ऊपर एक स्टार डाल दो, ठीक है। फिर देखो, इन एक्वाटिक प्लांट स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा फॉर्म एयर स्पेसेस व्हिच हेल्प देम फ्लोट। वो बह क्यों पा रहे हैं, अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में भी क्वेश्चन था, क्योंकि भैया स्पेशलाइज्ड टाइप का एक सेल होता है हमारा, ठीक है। पेरेन्काइमा सेल्स है, उनके बीच में स्पेस है, तो वो आराम से अपना स्पेस की वजह से हल्का फील करते हैं। और मैंने एक फोर्स बताई थी, एम नाम से एक फोर्स बताई थी, अगर तुम्हें याद हो, बी नाम से, ब्यूएंट नाम से फोर्स बताई थी। ब्यूएंट फोर्स क्या कर रही है, उसको मदद करती है उसका वेट लूज रखने में, ताकि वो फ्लोट कर पाए। डेंसिटी वाला भी कॉन्सेप्ट था उसमें। तो पेरेन्काइमा में हमने देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, थिन वॉल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, एज वेल एज वो क्या कर रहा है, फूड को स्टोर भी कर रहा है। दूसरा आता है पेरेन्काइमा के बाद कोलेनकाइमा, क्या आता है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, यहाँ से भी
यहाँ से भी लिविंग सेल्स दे रखा है तो समझने का ट्राई करो। लिविंग सेल्स का मतलब जिंदा सेल्स सिर्फ नहीं है। इसको एक दिमाग लगा के सोचो, लिविंग सेल्स क्यों बोलेगा वो क्यों बोलेगा लिविंग सेल्स? क्योंकि उसका मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी से। किससे मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी से बेटा, ठीक है। और हमारा जो मेरिस्टेम था, जो पेड़ की गिरत मोटी करने में मदद कर रहा था, तुम अब भी नहीं बता पाए ना तो तुम्हें चाटे पड़ेंगे। कौन सा पार्ट है जो पेड़ की गिरत मोटी करने में मदद कर रहा है? मैं देख के अभी यहाँ पे तुम्हें ऐसे नोट्स में दिखाऊंगा, तुम्हें ऐसे तो बार बार समझ में आएगी नहीं। कहाँ गया लेटरल वाला? कहाँ लिखा है? ये रहा। ये देखो, लेटरल मेरिस्टेम, इसका नाम याद रखो। लेटरल मेरिस्टेम ही क्या मदद करता है? पेड़ को मोटा करने में मदद कर रहा है ना? तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ डेड सेल्स प्रेजेंट है। ये कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो गया। अभी मैंने अगली लाइन पढ़ा भी नहीं है, मेरे को पता भी नहीं है क्या है अगली लाइन में, टू बी ऑनेस्ट। बट अगर लिविंग सेल्स है तो सीधी सी बात है ना भैया, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। विदाउट वो सॉरी विद अनइवनली थिक कॉर्नर ड्यू टू अ पैक्टन। यहीं पे रुक जाओ दया, यहीं पे रुक जाओ। इसके अनइवन कॉर्नर है, थोड़े से थिकन्ड कॉर्नर है, मतलब थोड़े से मोटे मोटे से कॉर्नर्स हैं इसके। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें पैक्टिन प्रेजेंट होता है। अब तुम बोलोगे भैया ये पैक्टिन क्या होता है? आई नो आई नो आई नो, यही बोलोगे और क्या बोलोगे तुम? कॉलन काइमा पे थे ना? हाँ। तो पैक्टिन वैसे एक तरीके का केमिकल होता है, बता दूं मैं। ये मोटापन जो होता है ना, पेड़ में चढ़ता जाता है, ये मोटापन पैक्टिन नाम के सब्सटेंस से के जमा होने से होता है, ठीक है। एक नॉर्मल केमिकल है, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ, एक नॉर्मल केमिकल है जो सेल्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। अगर पेड़ में किसी भी मोटापा जम जाता है तो वहां फिर पेक्टिन फॉर्म होने लगता है। और पेक्टिन का काम ये भी है कि वो पेड़ को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है। इसलिए कॉलेनकाइमा सपोर्ट भी देता है प्लांट को पेक्टिन की मदद से। मोटा हो रहा है क्यों? क्योंकि वहां पेक्टिन प्रेजेंट है, तो सपोर्ट दे रहा है, प्लस पेक्टिन प्रेजेंट है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्लस सपोर्ट। ओके। हाँ, इसमें भी एग्जाम्पल, उसमें ना एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है, लाइक अ रबर। ये देखो, केमिकल है जो है पैक्टिन, ए केमिकल दैट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी लाइक अ रबर। एकदम ही घू जू घू, एकदम ऐसे रबर की तरह मोड़ तोड़ सकते हो। तो रबर की तरह मोड़ तोड़ सकते हो किसकी वजह से? पैक्टिन। तो पैक्टिन तुम्हें सपोर्ट भी दे रहा है, प्लस एज वेल एज तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा फ्रेश स्टेम हो गया या सैलरी हो गया। अभी मैंने बोलता है सैलरी सर्च करके आओ गूगल पे, है ना? करके आओ, जाओ नालायक हो, करो करो। The tissue provides support and flexibility, allowing the part of the stem, plant-like stem and tendrils to bend without breaking. इसका मतलब है जो पेड़ की टहनियां हैं और जो डेंड्रिल्स हैं, जहां से वो पत्तियां पत्तियां निकल रही है टहनी से, छोटी छोटी और टहनी, उनको बेंड होने में इसलिए मदद हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया पैक्टिन नाम का केमिकल है। पैक्टिन नाम का केमिकल कोलेनकाइमा सेल्स में प्रेजेंट होता है, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल पा रही है। सैक्रिलेनकाइमा, थर्ड। सैक्रिलन काइमा का स्ट्रक्चर देख लो, नहीं तो यू विल गेट कंफ्यूज। सैक्रिलन काइमा के स्ट्रक्चर में कहीं भी गुंजाइश तो नहीं दिख रही होगी तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी की। और पहले देखते हैं, उसमें लिविंग सेल्स लिखा है क्या, है ना? मजा आएगा। सैक्रिलन काइमा सेल्स हैव थिक सेल वॉल। ये तो पहले ही हार मान गया। ये तो पहले ही क्या बैठा कि थिक सेल वॉल है लिविंग सेल्स की जगह, यानी कि अब हम अगली लाइन बिना देखे ये बता सकते हैं कि लिविंग सेल्स नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। और जहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती बेटा, वहां डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी तुम्हें, रुक जाओ नालायक हो, नालायक हो, रुक जाओ। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम बताया था मोटा इसकी वजह से, क्योंकि वहां डेड सेल प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का मतलब है हम आगे का प्रिडिक्ट कर चुके हैं, बट पढ़ते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिंजन, लिग्निन या फिर लिंजन बोलते हैं इसको, केमिकली होता है ये भी, एक बताऊंगा अभी। मेकिंग देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, फॉर्म्स द वुडी स्ट्रक्चर। देखो, सैक्रिलन काइमा में जो थिक वॉल तुम्हारी बनती जाती है ना, किसी भी पेड़ के अराउंड थिक वॉल बनती है तुम्हारे लिंजन की वजह से, ठीक है। वो फ्लेक्स पैक्टिन फ्लेक्सिबिलिटी का केमिकल था बेटा। जो लिंजन है ये एक बहुत हार्ड केमिकल है, जो कि सेल वॉल में डिपॉजिट हो जाता है। यही कारण है कि कभी कभी अखरोट की बाहर की जो लेयर होती है ना, उसमें भी लिंजन ही होता है। नेचुरल केमिकल सब्सटेंस है, बाहर से उगा नहीं सकते तुम उसको। तो यही रीजन है कि प्लांट कभी कभी इतना उसका जो लेटरल मेरिस्टेम है वो इतना ठोस होता है, इतना मोटा होता है, या फिर इतना प्लांट थिकर होता है, क्योंकि उसमें लिंजन केमिकल प्रेजेंट होता है।
ठीक है, वो वुड जैसा बना देता है। एनसीईआरटी में भी भावनाओं को एक्सप्रेस करने का ट्राई करा गया है, अगर कभी बहुत प्यार से पढ़ो, कि डिपोजिशन ऑफ लिंजन मेकिंग देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, और इसमें ब्रैकेट में लिखा है फॉर्म्स द वुडी स्ट्रक्चर, बिल्कुल लकड़ी जैसा बना देता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर डेड, हमने तो कहा ही था जी, जब लिंजन है लेटरल मेरिस्टेम से भी कनेक्ट कर चुके हैं, और हमें पता है कि लिविंग सेल्स यहाँ नहीं लिखा, तो इसका मतलब सेल डेड ही होंगे, है ना। ये सेल्स पाए जाते हैं स्टेम्स में, लीफ वेन में, और हार्ड कवरिंग में सीड या नट्स के, मैंने बताया था अखरोट वाला, या कोकोनट हस्क, जो नारियल होता है, नारियल, नारियल बोलते हो प्लास से उसका बाहर छिलक छीलते हो, वो भी इतना हार्ड होता है, वो भी लिंजन की वजह से। वॉलनट शेल, वो भी लिंजन की वजह से, है ना। जो टहनी होती है, स्टेम होता है, वो भी लिंजन की वजह से हार्ड होता है। तो ये सब कुछ चीजें लिंजन की वजह से हार्ड होती हैं। ओके, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। स्टेम में प्रेजेंट होता है, लीव वेन में प्रेजेंट होता है, कोकोनट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वॉलनट का पार्ट भी जो हार्ड होता है वो इसी की वजह से होता है, शेल में, ठीक है। अब हमारे कंडक्टिव सिस्टम, मेरे हिसाब से हमें कंडक्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, बट स्टिल हम ऐसा नहीं करेंगे, मिस नहीं करना चाहते। हाउ डज वाटर रीच द हाउ डज वाटर रीच द लीव्स ऑफ ऑल ट्री। पेड़ है कोकोनट का, देखा है ऑगी एंड द कॉकरोच में, कोई से भी प्लांट में जब, मतलब कोई से भी कार्टून में जब कोई किसी के पीछे पड़ रहा होता है फनी वे में, तो वो लोग पेड़ पे चढ़ जाते हैं, पेड़ पे ये सोच के चढ़ते हैं कि वहां तक पहुंचेगा कौन। तो यही एनसीईआरटी तुमसे कार्टून फॉर्म में कह दे रही है कि जो पानी जाइलम और फोइलम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो खाना ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो इतनी नीचे से ऊपर जा कैसे पा रहा है भाई, वो जा कैसे रहा है इतनी नीचे से इतने ऊपर। क्योंकि हमारे पास स्पेशलाइज कंडक्टिव टिश्यूज है, हमारे पास क्या है, स्पेशलाइज कंडक्टिव टिश्यूज। जाइलम और फोइलम जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, मैंने बोला था जब दो चीजें आपस में मिल जाती है कॉम्प्लेक्स चीज फॉर्म करती है। कॉम्प्लेक्स मतलब यही नहीं होता कठिन, उसको साइंटिफिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बोल दिया जाता है जब दो चीजें आपस में मिल रही है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बन गया, एक इसमें एक्सपर्ट था एक इसमें एक्सपर्ट था, अब दोनों मिल गए, तो भैया ये तो फिरोज और सनी हो गए फर्जी सीरीज के, है ना। जिसने नहीं देखी डोंट मतलब इग्नोर इट जिसने देख लिया वो समझ जाएगा, बट मैं अपने बालकों को भी समझा देता हूँ। दो चीज बेटा जब आपस में मिल रही है ना बच्चे, तो दो चीज मिलने की वजह से वो काम को और स्ट्रॉन्ग तरीके से करेंगी, ठीक है। बिकॉज दे आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर, है ना। ये तो तुमको पता है, अलग अलग टाइप के सेल अलग अलग काम करते हैं, अभी इतने सारे लेबलिंग देख के, डर्मिस एपिडर्मिस, है ना। Xylem is the tissue that transport water mineral from the root to the other part of the plant। पढ़ा, वाटर मतलब सॉइल से वाटर मिनरल को निकालता है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये वाटर और मिनरल दे रहा है तो ये स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड कर दे रहा है, ये तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए, ये तो आना ही चाहिए, है ना। इसका आंसर है मेरे पास, डोंट वरी, हमारे पास हर चीज का तोड़ मिलेगा। जाइलम सिर्फ अकेला नहीं होता बेटा, जाइलम कंसिस्ट ऑफ फोर थिंग्स, मैं बता देता हूँ एनसीईआरटी से पहले, चार चीजों की कंसिस्ट होती है जाइलम। कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियड्स, वेसल्स, जाइलन पेरिकाइमा एंड जाइलम फाइबर। कॉपी में लिख, कॉपी में लिख, कॉपी में लिख, लिख 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 लिख, जल्दी लिख, चल चल बेटा, ऐसे नहीं करते। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियड्स, बोल क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियड्स। दूसरा क्या लिखेगा, जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेसल्स, क्या लिखेगा, वेसल्स। तीसरा क्या लिखेगा, जाइलम कंसिस्ट ऑफ जाइलन पेरिकाइमा, क्या लिखेगा, जाइलन पेरिकाइमा। और चौथा जाइलन फाइबर, ठीक है। इसमें से जो शुरू के दो है ट्रैकियड्स और वेसल, ये ट्यूबुलर है और थिक वॉल्ड है। क्या मतलब, एक मिनट रुक, क्या मतलब कि क्या मतलब कि ट्रैकियड और वेसल ट्यूबुलर है और थिक वॉल है। भैया देखो, ट्यूबुलर और थिक वॉल का मतलब क्या है, ट्यूबुलर का मतलब है थोड़ा सा पाइप के जैसा मोटा, ठीक है, और थिक मतलब तो टाइट है ही वो, ठीक है। थिक इसलिए भी है ना कि पानी बाहर ना जाए, प्रेशर बाहर ना जाए, थिक तो होना ही मांगता है ना उसके लेयर को। डायग्राम भी है इसका, ध्यान से देख, ये देख, ऊपर वाला ए जाइलम की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा ट्रैकियड और वेसल, ये रहा ट्रैकियल, है ना, ट्रैकिड, देख ध्यान से देख, ट्रैकिड ये वॉल, ठीक है इधर, है ना।
और वेसल वाली वॉल भी थिक है इधर, ये दो चीजें थिक है क्योंकि ये पतली पतली तो बीच में है, ये दो चीजें तो थिक है। तो ट्रैकियल और वेसल दोनों चीजें क्या है बेटा, थिक है। ठीक, ठीक है, ठीक है, दोनों चीज ठीक है, ठीक है नहीं ठीक है। ठीक, कहते हैं ट्रैक एंड वेसल ट्यूबुलर। हाँ, ट्रैकेड एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर थिक वॉल्ड। ठीक है, ये पढ़ लिया था। हाँ, पढ़ लिया था। अगला, जाइलम पेरिकाइमा जो तीसरा था, एक तो ट्रैकेड और वेसल था, पता लग गया मैं, थिक और ये ट्यूबुलर वॉल है। जाइलम पेरिकाइमा आर द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम, while trachea vessel and xyval fiber are the primary sacralitomes। मतलब sacralitomes क्या है इसका मतलब, देखो, इसका मतलब है कि जितने भी पार्ट है जाइलम के, चाहे वो ट्रैकेड हो, चाहे वो वेसल हो, चाहे वो जाइलम फाइबर हो, जाइलम का काम तो ये था ना कि वो पानी को निकाल के सॉइल में से अब्जॉर्ब कर रहा था। तो फिर एनसीईआरटी ने जरूरत कैसे करी, एनसीईआरटी की हिम्मत कैसे हुई कि उसने ये लिख दिया कि जो जाइलम टिश्यू है वो तुमको ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। दिमाग लगा पा रहे हो, एनसीईआरटी ने क्यों लिखा कि स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जाइलम अकेला नहीं होता मेरे बालक, जाइलम पे तुम्हारा ट्रैकियाड और वेसल था, वो थिक ट्यूबुलर वो थे, हमें समझ में आ गया इनका काम। ये थिक ट्यूबुलर वॉल थे जो कि हार्ट रखने में मदद कर रहे थे, है ना। और जाइलन पेरिकाइमा, और मतलब फाइबर भी था, ट्रैकियड वेसल फाइबर, है ना। पर जो जाइलन पेरिकाइमा है बेटा, जाइलन पेरिकाइमा इन सब में से सिर्फ एक ऐसा कंपोनेंट है जाइलम का जो लिविंग है, और जो बाकी कंपोनेंट है वो डेड है, और डेड वाले उससे ही गिरत मिलती है, डेड वाले उससे ही मजबूती मिलती है, डेड सेल से ही मजबूती मिलती है। ठीक है, लाख बार मैंने पेज पलट लिया। मेरिस्टम मेरिस्टम मेरिस्टम, है ना, लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम का एग्जांपल लेते हैं हम बार बार। तो जाइलन पेरिकाइमा में ही लिविंग सेल्स प्रेजेंट है, इससे हमें ये समझ में आता है एक कंपोनेंट है जाइलम का, जबकि ट्रैकियाड वेसल जाइलम फाइबर ये हमारे डेड सेल्स हैं एक टाइप के। ठीक है, इसलिए इनको प्राइमरी सैक्रिलोटस बोल रहे हैं। ठीक है, सैक्रिलमाइटोस। ठीक है, अनलाइक द जाइलन फोइल, अब फोइलम की बात आ गई है बेटा, अब फोइलम, फिरोज की बात आने दो। देखो, हाँ, एक बात और, एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ये तुम्हारा ट्रैकियड वेसल और जाइलम फाइबर होता है ना, इनमें लिंजिन वाला जो केमिकल था, अभी पढ़ रहे थे हम, जो हार्ड कर देता है चीजों को, रिजेक्ट करता है, वो इनमें प्रेजेंट होता है, याद रखना। तभी ये हार्ड होते हैं, और तभी सिर्फ एक कंपोनेंट जिंदा होता है जिसको हम जाइलिन पेरिकाइमा बोल रहे थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फोइलम पे। फोइलम इज मोस्टली मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। फोइलम भाई अच्छा बच्चा है, वो लिविंग सेल्स से बना है। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब। अब यहाँ पे आ जा, ये है फोइलम तेरा बना है लिविंग सेल से, इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब ये लिखा, डायग्राम जूम इन, डायग्राम जूम इन, ये है सीव ट्यूब। ठीक है, इसमें भी चार चीजें हैं उसकी तरह ही, और बिल्कुल अपोजिट अपोजिट है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, कोई नहीं है जी, हमें नहीं है कंफ्यूजन, जाओ। जाइलम पेरिकाइमा था उसमें, इसमें फोइलन पेरिकाइमा है। ठीक है, ये बात याद रखो, उसमें जाइलम फाइबर था, इसमें फोइलम फाइबर है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड ट्यूबुलर joined end to end by perforated wall। तुम्हें दिखेगा ये रहा, it consists of sieve tube companion cell phloem parenchyma and phloem fiber। चार चीजें इसमें प्रेजेंट है। कितनी चीजें, चार चीजें, phloem parenchyma, sieve tube, sieve pore, companion cell। एक एक करके पढ़ेंगे, टेंशन नॉट, टेंशन नॉट, टेंशन नॉट। ठीक है, हाँ ये रहा। Some cells are long and tubular, joined end to end by perforated walls. These cells from sieve tube transport food from leaf to other part of the plant। फोइलम में भी तो ऐसा कुछ होता होगा ना, जो कि खाने को एक जगह से दूसरी जगह, इतनी सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद कर रहा है, तो वो कोई तो चीज होगी ना जो डिस्ट्रीब्यूशन में इतना हेल्प कर रही है। तो उसका आंसर हमें मिल चुका है बेटा, एज यू कुड सी, हमारी जो सीव ट्यूब है वो ही हमें मदद कर रही है खाने को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में।
ठीक है। और सम सेल, कुछ सेल्स होते हैं जो लंबे और ट्यूबुलर होते हैं, पाइप जैसा शेप के, जो एंड टू एंड जॉइंट होते हैं परफोरेटेड वॉल से। यहाँ देख, एंड टू एंड जॉइंट है परफोरेटेड ट्यूब से, उनको सीव ट्यूब बोलते हैं। ये यही हमें क्या मदद कर रही है, परफोरेटेड सेल से ऊपर से नीचे कनेक्टेड होती है। ठीक है। और यहाँ बीच बीच में पोर्स होते हैं, तो यहाँ से खाना आके फिल्टर हो रहा है, ये नीचे जा रहा है ना। तो सीव ट्यूब ऊपर से लेके नीचे तक परफोरेटेड सेल्स, परफोरेटेड वॉल्स से कनेक्ट होती है। ठीक है। और सीव ट्यूब क्या है, सीव ट्यूब एक लंबी सी वॉल है जिसमें बहुत सारी सेल्स मिलकर एक सेल बनी है। यहाँ पे बहुत सारी सेल्स है तब जाके सीव ट्यूब बनी है। ठीक है। बीच में होल्स होते हैं, ये रहे सीव पोर्स। ठीक। और इसका तीसरा क्या है, हाँ, सीव ट्यूब होती है ना बेटा, यही मेन है फॉइलम में। क्यों मेन है, क्योंकि सीव ट्यूब ही तुम्हारा खाने को ट्रांसपोर्ट करती है लीव से लेके दूसरे पार्ट तक। क्योंकि पत्तों में खाना बनता है, वाइवा में अगर टीचर पूछ ले पत्तों में खाना बन रहा है, पर पत्तों से सारे प्लांट तक जा कैसे रहा है, वो सीव ट्यूब कर रही है, जो कि फॉइलम का पार्ट है। ठीक है। यहाँ पे पढ़ लिया था, सीव ट्यूब ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव टू अनदर पार्ट। मैं भूल जाता हूँ ना, टाइम दिया करो थोड़ा। From village to the, हाँ ये रहा, cellular function of the sieve tube are regulated by companion cells। मतलब जो sieve tube का हेल्पर है, जो sieve tube की मदद कर रहा है, उनको बोलते हैं companion cell। companion cell का काम बेटा यही है कि वो लोडिंग करते हैं और अनलोडिंग करते हैं। लोडिंग करते हैं और अनलोडिंग करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ भैया, जहां नीड है खाने को वहां खाना देंगे, जहां नीड नहीं है वहां निकाल लेंगे। इसलिए फॉइलम का प्रोसेस प्लांट को ओवर ईट ना करके डेड नहीं हो जाती उसकी सेल्स। वो प्लांट को एक इतने अच्छे प्रॉपर ब्यूटीफुल मैनर में रेगुलेट कर रहे हैं कि उनके पास सीव ट्यूब तो है जो कि खाने को ट्रांसपोर्ट कर रही है लीव से पूरे पार्ट में, बट उनके पास कंपेनियन सेल भी है। कंपेनियन सेल हमारी सीव ट्यूब में मदद करती है, इस वजह से उनको हेल्पर सेल्स भी बोल रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है। और ये शुगर्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है, क्योंकि पेड़ क्या बना रहा है, हाँ मतलब जो धूप आ रही है क्या ही बनाएगा, उससे ग्लूकोज ही तो बनाएगा, तो इसलिए शुगर बोलते हैं हम। ठीक। अगला क्या है, कंपेनियन सेल स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल। ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज टू मॉनिटर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब। कर लिया हमने कि सीव ट्यूब में शुगर लोड और अनलोड का काम करता है। ठीक है। कंपेनियन सेल मदद कर रहा है, हेल्पर सेल बोलते हैं। फोइलम पेरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल, रेजिन, टेनिस, लेटेक्स। यहीं पे तुम्हारा दिमाग ना खराब हो जाए इसलिए रोकता हूँ। फोइलम जो होता है ना, जो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फोइलन पेरिकाइमा बहुत सारी चीजों को स्टोर करके रखता है, फूड स्टोर करके रखता है, फूड मटेरियल को। रेजिन करता है, टेनिस करता है, लेटेक्स करता है। फूड मटेरियल तो समझ रहे हो, नॉर्मल ग्लूकोज। रेजिन क्या है, पेड़ में एक चिपचिपा व्हाइट पदार्थ होता है, जिससे कि क्या होता है बेटा, जिससे कि बैक्टीरिया और हम फंगाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन सबको ट्रैप कर पाता है नेचुरली। पेड़ उनको ट्रैप कर पाता है, पेड़ को खराब नहीं होने देता वो। तो तुम्हारा रेजिन क्या होता है, चिपचिपा टाइप होता है, एक पदार्थ होता है जिससे कीड़े और फंगी मतलब पेड़ को ना खा पाए, बचे रहे। ठीक है, पेड़ बचा रहे हमारा। टेनिस क्या है, टेनिस लिखा होगा यहाँ पे, टेनेंस। ठीक, टेनेंस। टेनेंस क्या है, टेनेंस एक कड़वा केमिकल है। कभी गांव गए हो, गांव में अभी पका भी नहीं अमरूद, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ऐसा खा लिया और मुंह ऐसे, मुंह ऐसा बिल्कुल सूख गया मुंह। वो सूख क्यों गया, क्योंकि बेटा उसमें टेनिस केमिकल प्रेजेंट है। टेनिस केमिकल एक कड़वा केमिकल होता है जो कि रॉ अमरूद खाएं अगर हम, तो हमारा वो मुंह सुखा देता है, या अनार भी खाएं तो एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो एक कड़वा केमिकल प्रेजेंट होता है, और फॉइलन पेरिकाइमा उसको भी स्टोर करके रखता है। ठीक है। पेड़ की, जंगली पेड़ की पत्ती खा के देखना, जब पता लग जाएगा। तो रेजिन, टेनिस और लेटेक्स। लेटेक्स में तुम्हारा क्या है, लेटेक्स तुम्हारा जिससे नेचुरल रबर बैंड बनते हैं, वाईटी वाई की फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो। ठीक है। ये फॉइलन फाइबर भी मदद करते हैं इसकी। ठीक है, सपोर्ट करते हैं इसको। आर प्राइमरली सेक्रेलन काइटोमस एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ। मतलब फॉइलम फाइबर भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में मदद कर रहे हैं। तो अगर एक बेसिक सा डिफरेंशिएट करूँ ना मैं टेबल में, जाइलम मतलब पानी और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं रूट, रूट से स्टेम, स्टेम से लीव और पूरे प्लांट में।
बट अगर हम बात करें फोइलम की तो वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ हु, किसकी मदद से? सीव ट्यूब की मदद से और कंपेनियन सेल्स की मदद से। सीव ट्यूब की मदद से और कंपेनियन सेल्स की मदद से, क्योंकि वो हेल्पर सेल है, मदद कर रहे हैं, शुगर को लोड और अनलोड कर रहा है। ठीक है, ये लिखना पेपर में, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल और शुगर लोड और अनलोड करना। ठीक है, अगला देखो। So far we have studied different types of plant tissue based on their functions. या तो वो प्रोटेक्शन देते हैं, या वो सपोर्ट देते हैं, या वो कंडक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन कौन देता है हमें? एपिडर्मिस लेयर जैसे एग्जांपल। सपोर्ट कौन दे रहा है हमें? कोई भी एपिडर्मिस हेयर वाली लेयर सपोर्ट कर रही है ना। कंडक्शन माने जाइलम फोइलम, है ना, कंडक्शन पूरे कंडक्ट करते हैं प्लांट को, कहाँ से क्या जा रहा है, राइट। और सपोर्ट में तो पेरेनकाइमा कॉलरेनकाइमा ये भी आ जाएंगे ना, इनके भी तो डेड सेल्स होते थे, गिरत होती थी, लेटरल मेरिस्टम, है ना, तो कॉलरेनकाइमा आ जाएगा इसमें भी। डायग्राम देखो। अ, ये पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ कहना ये चाह रहा है कि इस पेड़ में अलग अलग टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है, सिर्फ एक टाइप के टिश्यूज में प्रेजेंट नहीं है ना। अलग अलग टिश्यू से ही ये पेड़ पूरा रेगुलेट हो रहा है। तो प्लांट दे आर ऑर्गेनाइज टुगेदर इनटू लार्जर ग्रुप। ये अलग अलग लार्जर ग्रुप में टिश्यूज प्रेजेंट है। एक टिश्यू होता तो एक ग्रुप है, टिश्यूज है तो लार्जर ग्रुप है ना। तो टिश्यूज अलग अलग ग्रुप में प्रेजेंट है। इन्हीं ग्रुप को तीन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले कैटेगरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो मेरे पे भी इधर बुक है, मैंने लेबलिंग्स भी कर रखी है, मार्क भी करा है, पूरा एक एक लाइन पढ़ी है, सो यू कैन ट्रस्ट मी, है ना। कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, यू कैन चैट जीपीटी इट लेटर, है ना। कुछ गलत लगे, कुछ गलत डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक, सिंपल, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू इंस्टेंटली और इमीडिएटली। ओके, डर्मल टिश्यू सिस्टम पहला आता है, डर्मल टिश्यू सिस्टम। भैया देखो, दिस फॉर्म्स कहाँ पे लिखा है, दिस फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट, इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट एंड रिड्यूस वाटर लॉस। देखो, डर्मल सिस्टम जो है ये बाहर की एक कोटिंग टाइप समझो। दिस फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट। ये बाहर की कोटिंग नहीं है, ये बाहर की कोटिंग बनाने में मदद कर रहा है, बाहर की कोटिंग बनाने में मदद कर रहा है डर्मल टिश्यू। ठीक है, जैसे कि बाहर की कोटिंग है, उसमें जाइलम है, फोइलम है, और तुम्हारा क्या है, एपिडर्मिस टिश्यू है ना। तीन चीजें है, बताऊंगा बताऊंगा, टेंशन ना ले। ये किस पे हेल्प कर रहा है? ये इसके इनर पार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, पेड़ के, कर रहा है, समझ में आ रहा है। ये वाटर लॉस से हमको बचा रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है क्या बुक में कोई, लेट मी चेक। इनर पार्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है ये डर्मल टिश्यू सिस्टम? एपिडर्मिस लेयर है, वो प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो डर्मल टिश्यू सिस्टम में आ जाएगा, क्योंकि बाहर की जो कवरिंग फॉर्म हो रही है वो डर्मल टिश्यू सिस्टम की वजह से हो रही है। बट कवरिंग का नाम क्या है, डर्मिस या एपिडर्मिस, है ना। तो डर्मिस तो अलग है, फार्मा पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया मेरा। एपिडर्मिस या एपिडर्मिस हेयर, है ना। तो एपिडर्मिस या एपिडर्मिस हेयर तुम्हारे मदद कर रहे हैं इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करने में। और वाटर लॉस को रिड्यूस करने में कौन मदद कर रहा है, बता पाओगे? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, यू हैव 5 सेकेंड। वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करने में कौन मदद कर रहा है? मैंने एक केमिकल टाइप का लेयर बताया था, ठीक है, एक प्लांट का लेयर बताया था, एक केमिकल या प्लांट का लेयर। क्यूटिकल बताया था, वैक्सी लेयर होता है। तो वो लेयर अगर रहेगा तो अंदर वाटर प्रिजर्व रहेगा, वो लेयर नहीं रहेगा तो वाटर प्रिजर्व नहीं रहेगा। तो मतलब कि डर्मल टिश्यू सिस्टम में बाहर की जो कवरिंग्स फॉर्म हो रही थी, एपिडर्मस प्लस क्यूटिकल, वो दोनों ही मदद कर रहे हैं इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, प्लस वाटर लॉस को बचाने के लिए। ठीक है, दूसरा आ जाता है तुम्हारा, दूसरा क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। पहले डायग्राम समझ लो। ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यहाँ पे आता है बीच में, ये जो कटी हुई टहनी दिख रही है बीच में से पेड़ की, यहाँ से आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पेड़ का एक मेन पार्ट है, जो कि डर्मल को, मतलब आउटर वाले पार्ट को, जो सेफ्टी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, जो वाटर रिटेन करने में हेल्प कर रहा है। और कंडक्टिव टिश्यूज जो सबसे नीचे, जाइलम फोइलम, तो मैं उनका काम अब तक याद हो गए होंगे, पानी ट्रांसपोर्ट करना, खाना ट्रांसपोर्ट करना। तो प्रोटेक्शन, पानी को अंदर रखना, और खाना पीना ट्रांसपोर्ट करना, और पानी को एब्जॉर्ब करना, इनके बीच में कनेक्टिंग ब्रिज बन रहा है कौन? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। कौन?
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये मेन बॉडी होती है, मेन प्लांट है बिटवीन डर्मल और कंडक्टिव टिश्यू। ये इसमें बेटा पेरेन्काइमा भी होता है, कोलेनकाइमा भी होता है और सैक्रिलेनकाइमा भी होता है, माने फ्लेक्सिबल भी है प्लस ये रिजिड भी है और थोड़ा सा रबर लाइक वो भी है कि इसको मोड़ तोड़ भी सकते हैं। एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है, लेट्स सी। दिस फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट बिटवीन द डर्मल एंड कंडक्टिंग टिश्यूज। ठीक है, ये पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सैक्रिलेनकाइमा अभी हमने पढ़ा कि फ्लेक्सिबल वाली चीज है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम मतलब जाइलम या फोइलम। जाइलम फोइलम तुम्हारे कंडक्टिंग टिश्यूज या फिर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। क्या काम कर रहे हैं वो, पानी को ट्रांसपोर्ट वगैरह करने का। सो आई थिंक मैं डायग्राम्स की डेप्थ समझाना चाहता था और बोर नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैंने इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लिया, स्पेसिफिकली इस पार्ट में। अगला जहां से भी तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो ह्यूमन टाइप होगा, हाँ एनिमल टिश्यू। ठीक है, हम ह्यूमंस में आते हैं ना, मतलब एनिमल में ही आते हैं हम ह्यूमंस। तो एनिमल टिश्यू में बॉडी के बारे में है, हमारी बॉडी में कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी में कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, वेरियस वेरियस ऑर्गन्स कैसे चिपके हुए हैं, है ना। रेड ब्लड सेल कैसे बनती है, प्लेटलेट क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, कोलर बोन क्या होती है ना, नी कैप क्या होता है, नी कैप को पटेला भी बोलते हैं, है ना। ये सारी चीजें क्या होती है, ये सब चीज हमें पढ़ना है अगले लेक्चर में। अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि अभी का लेक्चर मैंने खुद चाहा था कि मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाऊं, क्योंकि बेटा एक एक चीज को समझाने में टाइम जाता है, समझो आप इस चीज को, बहुत ज्यादा डेप्थ वाली चीजों को कवर अप करने में टाइम लगता ही है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो, आई होप यहाँ तक आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। अगर किसी ने लास्ट तक, एंड तक बिल्कुल बहुत अच्छे से ये सेशन पढ़ा है, सो विशिंग यू अ वेरी वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर एफए, फॉर योर एसए, वॉट एवर इट इज इन द डिफरेंट स्कूल्स। हर किसी में एक क्राइटेरिया होता है, नॉर्म्स होते हैं। अपना मन से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। विद दीज वर्ड्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।